सवेरे उठने के संग शराब पीना शुरू कर लेता हूँ और सोने तक पीता रहता हूँ। सवेरे के पहली 2 घंटे माउथ वॉश होती है, तब तक मेरे नाश्ते का वक्त हो जाता है। सोने के पहले रम कॉफी पे डाल देता हूँ 30 ml। हमारे घर में बहुत लोग शराब पी के मरे। उन सब का प्रॉब्लम ये था कि वो सब के सब इकट्ठा बैठ के पौवा खत्म करना चाहते थे। 5 स्टार जो रेस्टोरेंट्स है और होटल्स है, इनका खाना उतना अच्छा क्यों नहीं होता? होटल का खाना अच्छा हो ही नहीं सकता। उनके सिस्टम्स ऐसे हैं कि आप गोश्त ऐसे खरीदेंगे, सब्जियां इतनी बार धुलेंगी, वहाँ वो जाएंगे खाने 5 स्टार में जो क्षमा कीजिएगा गांठ। इंडियन फूड बोलेंगे किसको? इंडियन फूड नाम की कोई चीज नहीं है। आपको प्रोफेसर बिरयानी भी कहते हैं। वेज बिरयानी नाम की कोई चीज है या ये पुलाव है? हिंदी का एक मुहावरा है, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, ख्याली पुलाव पका रहे। आपने कभी ये मुहावरा सुना कि बैठे बैठे मियाँ बिरयानी पका रहे? पान पे 2 शब्द जरा आपके। पान पे 2 शब्द से ज्यादा ही हो सकते हैं। पान खाया नहीं जाता, पान नोश फरमाया जाता है। पान जो मांग रहा है उसको पता है, उसे मगही चाहिए, बंगाली चाहिए, कलकत्ता चाहिए, सोफिया चाहिए, जगन्नाथी चाहिए, देसी चाहिए, सुहागराती चाहिए। फूड इन्फ्लुएंसर जो अपने को ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उनका एकमात्र जीवन में मकसद ये होता है होटल वाले हमें खाने को बुलाएं फ्री पे, हमें बिल न देनी पड़े। क्योंकि जब वो फोटो खींचते हैं तो उसमें दिखता क्या है, उनका चेहरा इतना बड़ा, खाने की चीज इतनी छोटी। तो खाना क्या था ये तो पता नहीं, तो काहे मैं उसको देख के अपना वक्त बर्बाद करूं? चाय शरीर की थकान और पीएम बनाने का भी सामान है। चाय की जो चर्चा है वो मोदी जी को शोभा देती है, वो हमको और आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। जब भी बात होती है फूड की, कुल मिला के आप 2 बार डिस्कस करते हो, फूड टेस्टी है कि नहीं, फूड हेल्दी है कि नहीं। लेकिन फूड टेस्ट और हेल्थ से भी बड़ी चीज है साहब। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इंडिया के जाने माने फूड क्रिटिक और फूड हिस्टोरियन जो फूड की हिस्ट्री पे चर्चा करते हैं, पद्मश्री पुष्पेश पंत जी कह रहे हैं। पुष्पेश जी कहते हैं भैया इंडियन फूड में इंडियन कुछ है ही नहीं, ये तो सब अलग अलग जगह से आया है। हर कास्ट का अलग फूड है, हर अमीरी और गरीबी लेवल पे अलग फूड है, हर राज्य का अपना अलग फूड है। तो असली इंडियन फूड है क्या? क्या इंडियन फूड से मसाले हैं? क्या इंडियन फूड से फ्राई है? और जो खाना आप रोज सुबह शाम खाते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है? दाल कहां से आई, रोटी कहां से आई? आप कहते हैं वेज बिरयानी है कि नहीं है, मैं पूछ रहा हूं बिरयानी भी क्या चीज है? बिरयानी कहां से आई? हमारे फूड पे जो मुगल है उसका कुछ प्रभाव है क्या? या ब्रिटिशर्स ने हमारे फूड के साथ छेड़छाड़ की तो क्या की? क्या आपको पता है कि रोटी में, चपाती में और फुलके में फर्क होता है? ये जो खई के पान बनारस वाला है, क्या वास्तव में बनारस का है? खाना दिल्ली का अच्छा है कि मुंबई का? 5 स्टार होटल ढंग का खाना क्यों नहीं बना पाते? और ये ठेलों पे ऐसा स्वाद कहां से आता है? ये सारे सवालों के जवाब हमने खुल के पूछे हैं पुष्पेश पंत जी से। पुष्पेश पंत जी पद्मश्री हैं, 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, जिसमें 25 से ज्यादा किताबें सिर्फ फूड के अराउंड है। तो अगर आप फूड के सच्चे शौकीन हैं, आपकी थाली में जो आ रहा है आप देखना चाहते हैं कि ये चीज कहां से आई है, कैसे बनी है, और फूड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक तरह की गोल्ड माइन है, जिसमें आपके सारे सवालों का आंसर एक ही झटके में मिल जाएगा। तो जो भी खा रहे हैं खाते रहिए और खाने के टेबल के सामने ये पॉडकास्ट लगा के शुरुआत कीजिए। खाने के इतिहास को जानिए ताकि खाने का भविष्य सुनहरा हो। वेलकम पुष्पेश सर ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। आपको पता है, ऐसा मान लो कि इतना सुना है कि ऐसा लग रहा है कि आप सामने बैठे हैं, पर ऐसा लग रहा है टीवी पे ही देखता हूँ कि बहुत सुना आपके बारे में। तो सर अब पहली बात करते हैं, फूड की दुनिया में घुसने से पहले आपको 100 लोग अगर आज की डेट में जानते हैं, 90 लोग जानते हैं फूड के लिए। लेस देन 10% लोग ये जानते हैं कि आप जेएनयू में प्रोफेसर रहे हुए हैं। आपने 50 से ज़्यादा बुक्स लिखी है, जिसमें 25 किताबें ऐसी है जो फूड के अलावा भी है। ने लॉ, म्यूजिक सब पे लिखा, यूपीएससी में भी आपकी किताबें चलती है। बट इस नज़रिए को बहुत कम लोग जानते हैं। तो बिफोर वी डीप डाइव इन फूड, एक बार ऑडियंस को इस वाले पार्ट के बारे में और फूड से पहले वाली जो आपकी लाइफ थी या अदर देन फूड जो लाइफ है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा कि मेरी ज़िंदगी बड़ी अजीबोगरीब रही है। मेरी माँ शांति निकेतन में पढ़ी थी, टैगोर की प्रिय शिष्या थी। उनका ये मानना था कि बच्चों को घर में पढ़ाना चाहिए, बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, और घर पे बच्चों को रखें, संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं। तो उन्होंने हमको स्कूल कभी नहीं भेजा। मेरी पढ़ाई डिग्री कॉलेज में दाखिला लेने तक घर में हुई। बड़ा टेढ़ा तिरछा मामला था। और माँ चूँकि शांति निकेतन में पढ़ी थी तो बंगाली बोलती थी, उड़िया बोलती थी, हमिया बोलती थी। उनका जन्म खुद सौराष्ट्र में हुआ था, वो गुजराती बोलती थी, गुजराती नहीं काठियावाड़ी बोलती थी, हामड़ो वाली। और उनके पिता अकेले हिंदू मिनिस्टर थे रामपुर रियासत में, तो उर्दू का तलफ़ुज़ ठीक ठाक था। उनके पितामह जो थे वो मालवीय जी के सहपाठी थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक थे, पंडित हरिराम पांडे। बड़े ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने लड़के को, यानी मेरे माँ के पिताजी को, जब वो लंदन पढ़ने गए तो घर से निकाल दिया, उनका खत श्राद्ध कर दिया कि समुद्र पार क्यों गए हो। उनके जीवन काल में नाना फिर घर में लौटे नहीं।
मेरी माँ का प्रेम विवाह मेरे पिता से हुआ, जो मूलतः मराठी मूल के थे मगर यूपी में बसे थे, अल्मोड़ा में बसे थे। डॉक्टरी उन्होंने लखनऊ से पढ़ी थी। उनके सहपाठी गाली गलौज में माहिर एक बंगाली डॉक्टर थे, डॉक्टर माझी, यहाँ तक मुझे नाम याद आता है। तो पिताजी फ्लुएंट बंगाली बोलते थे, पान खाते थे, हाथ में गजरा लपेट के मुजरे उजरे सुनने जाते थे। तब कोई सिनेमा विनेमा तो होता नहीं था। माताजी पिताजी का प्रेम विवाह कैसे हुआ वो लंबी कहानी है, जिसका हम चर्चा न करें तो बेहतर है। माँ के गले में सौंफ अटक गया था, उसको निकालने पिताजी गए थे। तो फिर माँ कहती थी सौंफ तो निकल गया, गले में पिताजी अटक गए। मगर जब उनकी शादी हो गई तो देखिए हुआ ये कि दोनों को खाने का बहुत शौक था और घर में हर तरह का खाना पकता था। गुजराती खाना पकता था, लखनऊ का खाना पकता था, गुजराती मराठी खाने के साथ साथ बंगाली खाना पकता था। और हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि खाना हमारा नहीं है। ये पहली बात मुझे तब पता चली जब मैं पीएचडी करने दिल्ली आया और हॉस्टल में उन दिनों पैन इंडिया खाना बनता था। एक दिन डोसा इडली, एक दिन सांभर, एक दिन कुछ और। तो कुछ लोग बड़े परेशान रहते थे कि आज मद्रासी खाना क्यों खिला रहे हैं। जो हैदराबाद से आया था वो कहता है इतना शाकाहारी खाना हम क्यों खाएं, इसमें खुशबू के लिए भी बोटी नहीं दिख रही कहीं। तब हमें लगता था हमारा तो सारा खाना, हम सांभर भी खाते थे, हम बोटी भी खाते थे, हम कुछ और भी खाते थे। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई। पिताजी डॉक्टर थे, वो माँ से हर बार पूछते थे इस खाने की तासीर क्या है, इस खाने का प्रभाव क्या पड़ेगा। खाने के शौकीन भी थे, सब कुछ खाते थे। माँ उनको समझाती थी कि ये इस खाने में ये गर्म तासीर है, इसमें ठंडी तासीर है, ये बुद्धिवर्धक है, ये है। तो एक बार उस चर्चा में एक बात हुई, इस खाने का गुण क्या है। कई बार मैं चर्चा में कह चुका हूँ, तो था एफ्रोडिसियक। तो मेरी उम्र रही हुई 8-10 साल की। मैंने पूछा कि एफ्रोडिसियक क्या होता है। तो माँ ने कहा जब बड़े होगे तो तुम समझ जाओगे एफ्रोडिसियक क्या होता है। पिताजी डॉक्टर थे, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि ingredient of food which increases the sexual performance is aphrodisiac. अब उन्होंने ये भी उस सांस में जोड़ दिया कि होता कुछ नहीं है, इज ओनली a psychological function. मगर मेरे दिमाग में वो कीड़ा कुलबुलाने लगा कि खाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक उम्र के बाद समझ में आने की होती है, पलंग तोड़पान हो या कुछ और हो, और या ऐसा है वाजीकरण, संबक, वीरवर्धक चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं, और कुछ ऐसी हैं जो पहले आती हैं। ये कहानी की शुरुआत है मुक्तेश्वर राम के छोटे से कस्बे में जहाँ मेरा जन्म हुआ। जब मैंने पढ़ाई शुरू की डिग्री कॉलेज में तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। संस्कृत पढ़ रहा था, तो तब नए शब्द भी समझ में आते थे, खाने का जिक्र भी होता रहता था। तो मेरा कुतूहल कुछ ये होता था कि प्राचीन भारत में खाना पीना किस प्रकार का था। अब आजकल अगर आप कहें कि प्राचीन भारत में लोग गोमांस खाते तो मारपीट हो जाएगी, जान जाने का खतरा पैदा हो जाएगा। मगर इसका बड़ा विस्तार से अध्ययन डी.एन. झा जी ने किया, जिनके मुँह पर शाही भी पोती गई आदि आदि, कि वेदों में गोमांस भक्षण का उल्लेख है। ये गोमांस को बढ़ावा देना नहीं है, मगर लोग खाते थे। सब लोग खाएं ऐसा कोई निर्देश नहीं था, निषेध भी इस तरह का नहीं था कि जो खाएगा उसको जान से मार दिया जाएगा आदि आदि। तो कुतूहल बढ़ता गया। तो उन्हीं दिनों एक किताब मेरे हाथ लगी जो ओम प्रकाश जी की लिखी हुई थी, सन 60 का उसका प्रकाशन है। मगर इसलिए मुझे प्रकाशन याद है कि मेरे दिलो दिमाग में वो किताब छा गई। उस किताब में था फूड एंड बेवरेजेस इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1000 AD। अब अगर आप ये देखें तो बड़ा गड़बड़ है। ऐसा तो था नहीं कि 1000 AD में खाना बदल गया, तो इस तरह का वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो नहीं हो सकता। मगर उन्होंने कई खाने की चीज़ों के बारे में ऐसी बातें कही कि तंदूरी चिकन जैसे है। अब अगर आप आज पढ़ें तो मोतीलाल महल कहेंगे तंदूरी चिकन तो मेरे वालिद ने बनाया था। मादी दाल भी उन्होंने बनाई थी, भला है उनके वालिद ने भेंदी दाल नहीं बना दी, उन्होंने मुर्ग कौरमा बना दिया, सब कुछ कर दिया। मगर अगर आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में तंदूर था। ये हमको मिलता है तंदूर हरियाणा तक जो विस्तार था, जहाँ राजागढ़ी में वो कंकाल मिला है। और चिकन को काट के खाने के अवशेष भी मिले हैं। तो बहुत संभव है कि चिकन को तंदूर में पका के खाते रहे हों सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग। उस किताब को मैं बड़े मनोयोग से पढ़ता रहा। तो उनके जो सुपरवाइजर थे ओम प्रकाश जी के, बाद में ओम प्रकाश जी से परिचय भी हुआ। मैं इतिहास जब पढ़ाता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, मार्क्सिस्ट थे मगर संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने उस श्लोकों को लिख के अनुवाद किया था कि इस श्लोक में ये खाना है, इस श्लोक में ये खाना है। उनके गुरु थे डॉक्टर राजबली पांडे। उन्होंने हिंदू संस्कारों पे एक किताब लिखी थी। अब अगर आप देखें तो हिंदू खाना संस्कारों से बहुत जुड़ा है। मोटी बात है, आप पूछिए खाने से हमारा नाता कब जुड़ता है, तो लोग कहेंगे जन्म से मरना तक। जन्म कब होता है? जब बच्चा पेट से निकलता है माँ के, उसके चूथड़ों पे कोई थप्पड़ मारता है, वो रोना शुरू करता है, उसकी सांस खुलती है और आप कहते हैं जीवन का आरंभ हो गया।
हकीकत है कि उसका संबंध इससे बहुत पहले से जुड़ता है। जब गर्भाधान होता है, वो माँ के गर्भ में भ्रूण आता है, तो माँ को खाने को वो चीज़ें दी जाती हैं जो बच्चे के लिए अच्छी होती हैं। वो पंजीरी हो सकती है, वो कुछ, माँ अगर मनचन्नी थोड़ा है तो उन दिनों खाना मिट्टी खुरच के भी खा सकती है, मगर बच्चे के बदन में जो दाल होती है वो माँ के रक्त के साथ उसको जोड़ती है। तो माँ की ब्लड केमिस्ट्री जो होती है वो बच्चे की ब्लड केमिस्ट्री होती है। तो जन्म के पहले भ्रूण जब गर्भावस्था में होता है तब से खाने का रिश्ता उससे जुड़ जाता है। अब जब मरता है वो रिश्ता खत्म नहीं होता। श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, मरने के बाद भी मिलता है, संस्कार होता है। नच वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य है, पिंडदान होना जरूरी है। तो भाई साहब ये है कि मुझे लगा कि खाना एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा नाता जन्म से पहले शुरू होता है और जन्म के बाद जारी रखता है। इन बिटवीन, बीच के जीवन में, वो जो मैंने आपसे कहा किस उम्र में आप क्या खाएंगे, मसें भीगेंगी तो आप ये खाएंगे, उसके पहले आप ये नहीं खाएंगे। जो छोटा बच्चा होगा उसको वो सुपाच्य खाना दिया जाएगा, जो बूढ़े को दिया जाएगा। तो सात्विक खाने की जो महिमा है वो ब्रह्मचारी किशोर अवस्था से कम बच्चे के लिए है या बूढ़े के लिए है। बाकी लोग तो गृहस्थ धर्म सब कुछ खाएंगे पिएंगे। और फिर जब मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे एक बात और समझ में आई कि भारत के खाने में वर्ण व्यवस्था का बड़ा असर है कि ब्राह्मण क्या खाएगा, क्षत्रिय क्या खाएगा, वैश्य क्या खाएगा, शूद्र क्या खाएगा, और जिसे अस्पृश्य कहते हैं पंचम परिया, वो क्या खाएगा। शूद्र अछूत नहीं था, वो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। फिर संकर हैं, और ब्राह्मण सब एक नहीं है। ब्राह्मणों के 10 कानिकुब्जों में कितने चूल्हे हैं। फिर मालवीय कौन है, फिर मैथिल ब्राह्मण क्या है, फिर कश्मीरी ब्राह्मण क्या है जो मांस खाते हैं, सारस्वत ब्राह्मण क्या है, गौड़ क्या है, सरयू पारीण क्या है, मालवीय क्या है, बंगाली क्या है ब्राह्मण। ये अगर आप देखें, उड़ीसा के पंडे क्या हैं, केरल के नंबूदरी क्या हैं, तो ये बड़ा पेच है। और फिर ये है कि ऐसे ही क्षत्रिय अगर आपने तो राजपूत हैं, सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, अग्निकुलिक हैं, राजपूत हैं कि क्षत्रिय वास्तव में हैं, वैश्य हैं तो किस गोत्र के हैं, बिंदल हैं, जिंदल हैं, क्या हैं, अग्रवाल हैं। और यदि सबका खाना अलग अलग है, सबका खाना बिल्कुल अलग अलग है, हर परिवार का खाना अलग है। तो सर एक चीज ओपन कहते हैं ना भी, हम कहते हैं इंडियन फूड, आओ इंडियन फूड पे बात करें। तो फिर इंडियन फूड हुआ क्या? जैसे भी अपन ने तो इतनी तो वैरायटी अभी देख ली कि इंडियन फूड में अगर हम वर्ण पे बात करें तो ये 5 वर्ण के 5 खाने और हर वर्ण के भी अलग 50 खाने, बिल्कुल, तो 500 खाने तो यही हो गए। तो इंडियन फूड बोलेंगे किसको? इंडियन फूड नाम की कोई चीज नहीं है। अब आप कल्पना करें आदि शंकराचार्य की, उनसे जब किसी ने कहा था कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था नेति नेति नेति। वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आप नेगेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं। भारतीय भोजन चीनी खाना नहीं है, भारतीय भोजन फारसी खाना नहीं है, भारतीय भोजन भूमध्य सागरी खाना नहीं है, भारतीय भोजन इतालवी खाना नहीं है, भारतीय भोजन टेक्समैक्स नहीं है, भारतीय भोजन फ्रेंच नहीं है। जो बचा है वो जो बचा है नहीं, जो बचा है वो कम, जो बचा है वो कम नहीं है। आप अगर नक्शे पे निगाह फिराएं तो दक्षिण एशिया का जो, अखंड भारत कहना तो गड़बड़ा है, वो मतलब थोड़ा राजनीतिक मामला है, अविभाजित भारत का जो नक्शा है वो अफगानिस्तान की सरहद में दर्रे खैबर से अराकान के जंगलों तक पहुंचता है, हिमालय की तलहटी से श्रीलंका तक पहुंच रहा है। इस हिस्से में आज जो देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मारपीट के अफगानिस्तान भी शामिल कर लिया जाता है, मगर भारत तो है ही है। मालदीव को न गिनिए आप, म्यांमार को किनारे छोड़ दीजिए, मगर यदि आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल की ही आबादी गिने तो हम लोग 2.1 अरब हैं, जो चीन से ज़्यादा तो भारत की अपनी अकेली आबादी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की आबादी कम बड़ी नहीं है, और इनको अगर आप देख लें तो हमें बाकी हम दुनिया की कुल आबादी का 25% से ज़्यादा हिस्सा है। तो हमारे लिए अपने खाने की विविधता इतनी है कि हमारा खाना बंगाली खाना भी है, बांग्लादेशी खाना भी है, सिंहली खाना भी है, नेपाली खाना भी है। पाकिस्तान भी जब आप कहते हो तो पाकिस्तान की विविधता कम नहीं है। पाकिस्तानी सिर्फ शरणार्थी पंजाबियों का पाकिस्तान नहीं है, वो मुल्तान वाला भी है, वो पेशावरी भी है, वो पिंडी का भी है, वो सिंध का भी है, वो क्वेटा का भी है, वो बलूचिस्तान का भी है। तो अब अगर आप दिल्ली में रेस्टोरेंट में खाएं तो एक रेस्टोरेंट का नाम है पिंड बलूची, एक है पिंडी चने बेचता है, एक पेशावरी है। ये सबका खाना अलग अलग है। सिंधी रेस्टोरेंट कम है मगर एक खुला है हाल में। तो हर आदमी की पहचान अपने खाने के साथ है, और इस दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में जो खाना है वो सारा का सारा भारतीय खाना है। एक छोटी चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि लंदन में करीब 1800
सो कॉल्ड भारतीय रेस्तोरेंट हैं जिनमें 80% बांग्लादेशी हैं। हाँ, पाकिस्तानी भी ऐसा वहां पे कहते हैं, पाकिस्तानी भी रेस्टोरेंट खोलता है तो नाम इंडियन ही रखता है। बिल्कुल नहीं, वो नाजायज भी नहीं है। हाँ। उनका खाना है तो भारतीय महाद्वीप का ही ना। अच्छा सर, तो फूड को इंडिया में जैसे किस किस आधार पे, अभी आपने रीजनल आधार, अभी अपन ने इसको कास्ट के आधार पे भी देख लिया कि ब्राह्मणों का अलग, इनका अलग, बनियों का अलग, राजपूतों का अलग। ज्योग्राफी के आधार पे हम देख लेते हैं कि यार ये साउथ इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन खाना है, ये नॉर्थ ईस्ट का खाना। और पैसे के आधार पे भी खाने का नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हाँ। मेरा मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो हाँ। हम कर रहा हूँ, जरा अहंकारी भाव झलकता है, मगर हाँ। ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि भारत के खाने का चर्चा करते हुए हमें कई बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है। एक स्तर पर वो वर्ण व्यवस्था है, सबसे पहले तो भूगोल है। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आपको बाजरा याद आएगा, आपको कचौरी याद दाल बाटी याद आएगी, दाल बाटी चूरमा याद आएगा। अगर मैं समुद्र तटवासी हूँ तो मुझे मच्छी याद आएगी, मुझे अप्पम याद आएगा, मतलब मुझे वो चीज़ें याद आएंगी जो मेरी ज्योग्राफी में, मेरे भूगोल में होती हैं। अगर आप यहाँ हैं तो जो खाने का तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो केरल में नारियल का तेल इस्तेमाल करेगा, बंगाल में सरसों का तेल इस्तेमाल करेगा, कड़वा तेल इस्तेमाल करेगा, कहीं तिल्ली का तेल इस्तेमाल करेगा, कहीं अलसी का तेल इस्तेमाल करेगा, कहीं महुए वाला तेल भी इस्तेमाल करेंगे, तो और कहीं शुद्ध घी करेंगे। तो एक तो भूगोल है, दूसरे वर्ण व्यवस्था से पहले धर्म है कि आप क्या खाएंगे। आप हलाल खाएंगे या हराम खाएंगे? अगर मांस भी खाते हैं तो झटका खाएंगे या हलाल खाएंगे? सुअर निषिद्ध है, गोमांस निषिद्ध है, आप क्या खाएंगे? और अगर आप सर्वभक्षी राक्षस हैं तब फिर दूसरी बात आएगी कि आपकी औकात क्या खाने की है। अगर आप अशरफ मुसलमान हैं तो आपके हम तो बड़ा नहीं खाते। बड़ा तो ये लोग खाते हैं जो कारीगर लोग होते हैं, जो रोजगार करते हैं, जुलाहा जो है, कुरैशी जो है, अंसारी जो है। जो अशरफ है वो बकरा ही खाएगा, सुअर नहीं खाएगा। मगर अगर वो एंग्लिसाइज्ड है, जो कायदे आजम पाकिस्तान के पिता कहलाते हैं, वो तो सुअर खाते थे, मगर उनको वहाँ वाले मुसलमान ही नहीं मानते, वो तो बोरा मुसलमान थे, वो पढ़े लंदन जाके थे। तो दूसरी बात आपकी धर्म की है। तीसरी बात आपकी आर्थिक क्षमता की है कि आपकी आर्थिक हैसियत क्या है। आप श्रेष्ठी वर्ग के, एलीट के सदस्य हैं या आप मासेस में से हैं। फिर शिक्षा आएगी, आपकी शिक्षा कहाँ हुई है, परवरिश कैसे हुई है, आपका दिमाग कितना खुला है। फिर होगा आप शहरी हैं कि देहाती हैं। देहात में आप वही करेंगे जो कुल की परंपरा है, परिवार की, कुटुंब कबीले की, वरना जात बाहर हो जाएंगे, हुक्का पानी बंद हो जाएगा। मगर जब आप शहर से बाहर जाएंगे तो चौड़ा करके आप 56 इंच का भली सीना न करें, जो खाने का मन करेगा वो खा लेंगे, जचेगी जो खाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद एक बड़ा अंतर हम अक्सर भूल जाते हैं, मेरे ख्याल में राहुल भाई, सबसे बड़ा अंतर एक लिंग का है। आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं। अगर लड़का है तो वो घर से बाहर निकल सकता है, वो खा सकता है। लड़की जो है घर के भीतर रहेगी। और कन्या भ्रूण हत्या के मामले छोड़िए, कन्या को खाने को भले घर में भी खाना अंत में मिलेगा, क्योंकि पैट्रियार्कल पितृसत्तात्मक समाज में एक मजबूरी ये है, भाई तुम्हारा तो धर्म है, तुम मेहमानों को खिलाओगी ना। अम्मा बना रही है, बहन परोस रही है, भाभी परोस रही है, बहू परोस रही है। ऐसी दबंग बहू कम होगी जो पति से कहेगी भैया तुम खाना पकाओ, हम खा रहे हैं। ये हमने अपने घर में 2 पीढ़ी में झेला है। मतलब मेरी माँ तो करती थी, मगर मेरी जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी, और मतलब अब तो रही नहीं, मगर वो उनको लगता था पढ़ने लिखने के बाद मैं रसोई में क्यों जाऊं। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ ने बड़ा बुरा किया, पढ़ा लिखा नहीं। अगर पढ़ लिख लेती तो आज इनको ये रसोई में बैठ के रोटियां नहीं बनानी पड़ती। तो मैंने कहा तुमको ये शायद पता नहीं कि मेरी माँ PhD हैं और शांति निकेतन में पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने प्रेम विवाह किया है, वो स्वेच्छा से खाना पकाती है, हमको खिलाती है, खुद शाकाहारी हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी उनको कोई मतलब रख लेना चाहिए काम करने के लिए। तो मैंने कहा उनको अगर हमें खिलाने में अच्छा लगता है तो क्यों ना करें। मेरे लड़के की पत्नी थी, वो MBA थी, और उनका पैकेज भी 1 करोड़ का था कोविड के दिनों में। तो वो उनका जब तलाक हुआ मेरे लड़के के साथ, तो इसी आधार पे हुआ कि तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है, हाउ मच आर यू गोइंग टू अर्न 5 years नेक्स्ट। तो लड़के ने कहा मैंने तो जितना कमाना था वो कमा लिया है, 1 फ्लैट खरीद दिया है, 1 फ्लैट किराए पे लगा रखा है, इक्विपमेंट मेरा अपना है। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते हैं, GNU में पढ़ाते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा मेरे कमाने खाने को बहुत है, और मेरे बाप को छोड़ गए हैं, मतलब मैं और उनके बाप को छोड़ गए थे, वो थोड़ा बचा हुआ है, तो वो बेच बाच के मेरे जीवन काल में तो पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। उन्होंने कहा उस बेचे वाले हिस्से में से 2 लड़कियां हैं, उन दोनों की पढ़ाई ठीक ठाक जगह में हो जाएगी, बाकी तुम्हें क्या लेना देना है। बोले यू आर अ मैन विदाउट एम्बिशन। ये झगड़े की शुरुआत थी। तो वो भी घर पे खाना नहीं बनाती थी। उनका कहना था कि मेरा पति इतना अच्छा खाना बनाता है, वही पकाए ना तो मैं खाऊं।
एक हद तक ये बात सही थी कि वो लड़का बहुत अच्छा खाना पकाता है, मगर जो आपने सवाल उठाया उसमें कहीं ना कहीं जेंडर बायस भी है। सर जेंडर में एक जेंडर से मेरा एक सवाल था, वो लास्ट था लेकिन अभी उसको फ्रंट लेके आता हूँ। घर में ऐसा होता है कि भाई घर में जो फीमेल जेंडर का है कि भाई माँ या पत्नी खाना बनाती है और आदमी खाता है, और घर में आदमी पानी भी गर्म नहीं करता, अगर गर्म पानी भी चाहिए तो यार आप कर दो, चाय बनानी है भाई आप बना दो, मम्मी बना दो, वाइफ बना दो। पर जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं फूड वाला काम वो जेंडर वाइज हटके उल्टा जाता है, क्योंकि ढाबो ले लो, ढाबे रेस्टोरेंट चौला कौन, यहाँ देखोगे तो 99% शेफ में बात करें तो मेल ज्यादा नहीं, बैठे। इसमें देखिए क्लास सिस्टम है ना, जो मैंने आपसे कहा, जिस आदमी के पास करने को और कोई कारोबार नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिन बच्चों का चर्चा मैं आपसे कर रहा था, वो क्या करेगा? वो ढाबे में बर्तन नहीं मिलेगा, वो अपनी एसी तेसी कराएगा वो। बट आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाए, आपको तंदूर पे कनाडा में, न्यूयॉर्क में, ब्राजील में, जहां जहां मैंने देखा है, गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी आदमी मिलेगा। क्यों? वो इतना मुफलिस है कि कहीं भी तंदूर पे खड़ा होना तो बुरा काम है, भट्टी लगती है, एयर कंडीशन तो होता नहीं, बेकरी एयर कंडीशन होती है। वहां पे जो आदमी हाथ जलाता है, रोटी निकालता है, रोटी नान लगाता है, सीके निकालता है, वो गरीब आदमी है जिसके पास वो ट्रेनिंग नहीं थी, वो होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएट नहीं है। जो उदाहरण आपने दिए, उस हर ढाबे पे वो लोग हैं जो मुंडू, दक्षिण भारतीय ढाबा हो या उत्तर भारतीय ढाबा हो, जो जिसके पास करने को आर्थिक हैसियत की वजह से कोई काम नहीं था, वो घर से भाग के निकला था। पहाड़ में एक मुहावरा है, भन मजुआ बर्तन बनता है, जो या तो फौज में भर्ती होगा, आजकल फौज में भर्ती होने के लिए भी इंटर पास होना, हाई स्कूल पास होना जरूरी है, उसमें भी बड़ी भ्रष्टाचार है। अब तो अग्निवीर है, अब तो वो नौकरी भी चली गई। तो ये जो आपने कहा ये लिंग भेद नहीं है। लिंग भेद मैं आपको बताऊं क्या है। लिंग भेद ये है कि बड़ा संपन्न कायस्थ परिवार है, पुरुष सारे मांस खाते हैं, स्त्रियां मांस नहीं खाती हैं, पतियों के लिए पकाती हैं, सारे मेहमानों को खिलाने के बाद बड़े बड़े बनिया घरों में, कायस्थ घरों में अंत में खाती हैं। कुछ बंगाली विधवाएं होती हैं जो मांस नहीं खाती वैधव्य के बाद, मगर उनके लिए एक धोखा नाम की चीज होती है जो गोश्त के मसाले में दाल का बनाया जाता है, एक तरह का मतलब कलमी बड़ा होता है, जिससे वो अपनी वो हवस पूरी करती हैं कि हमने खा लिया। तो मुझे लगता है आपने एक और बड़ी प्यारी बात कही, आपने कहा कि घर में लोग एक सोचते हैं कि माँ खाना बना देगी, खिला देगी, पानी। आप सौभाग्यशाली हैं यदि आपकी परवरिश ऐसे घर में हुई है। मैं आपसे कहूँगा आज जो जेनजी कहलाती है उसको तो अब भूल जाइए, गौरव जेनजी ही हैं, मगर इनसे 10 साल पुराने बच्चे भी जो हैं, कितने बच्चों ने अपने घर में माँ के हाथ का खाना खाया होगा? क्योंकि ये जब घर से बाहर पढ़ने स्कूल गए, अगर घर में रह के पढ़ा तब तो इन्होंने शायद माँ के हाथ का खाया होगा। अगर माँ काम नहीं करती है, पढ़ी लिखी नहीं है, कामकाजी नहीं है, घर में बाई जी आके काम नहीं करती है, वरना हम लोग हर आदमी खाता है, रोटियां बना खाते हैं बाई जी के हाथ की बनाई हुई। हमारे घर में जो महिला काम करती हैं वो मद्रासी खाना भी बनाती हैं तथाकथित, वो गुजराती खाना भी बनाती है, बंगाली खाना भी बनाती है। उस अपार्टमेंट ब्लॉक में 4 घरों में 4 वो खाना बनाती हैं। कोई भी खाना वास्तव में वो खाना नहीं होता जो कहती हैं होता है। गेस करना पड़ता है आज कौन सा बना है। मगर यदि बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है तो जब वो घर आता है और हम ये मानकर भी चले कि माँ घर में खाना पकाती है, उस बच्चे को घर का खाना खाने की फुर्सत कहाँ है? मेरी पोती अभी ऑस्ट्रेलिया से आई है, महीने भर की छुट्टी में आई है। आज 15 जनवरी है, वो शायद 25 दिसंबर को आई थी। 20 दिनों में वो घर में रात को 2 दिन उसने खाना खाया है, वरना उसने सारे खाने बाहर अपने मित्रों के संग खाए हैं। और उसका बाप बहुत दुखी है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए बना, मैं कल खा लूंगी, मैं सवेरे खा लूंगी। उसने मैंने गरम गरम बनाया है, तुम एक तो खा के जाओ। उसकी पसंद की चीज़ बनाई है, मगर उसका कहना मैंने अपने दोस्तों के साथ साइबर हब में खाना है। वो वही रेमन नूडल खाएगी, वो वही पिज्ज़ा खाएगी, वो वही हैमबर्गर खाएगी, किमची खाएगी, इटालियन खाएगी, लौट के घर आएगी, फिर बाप का मन रखने को ठंडा किया और कुछ गर्म करके खा लेगी। मगर मुझे लगता है ये नियति उन सब बच्चों की है जिनका जन्म 2000 के बाद। इसमें एक अपवाद था कोविड का, जब मजबूरन लोग घर में थे तो बेचारे पति को भी झाड़ू पोछा करना ही पड़ता था, और अगर आप फंस गए थे तो कुछ न कुछ खाना बनाना आप सीखते थे। मगर वो फिर कोविड के टाइम पे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि जैसे मान लो कोविड के सब घर में बैठे हैं, एक महिला ने कुछ बना लिया और उसने अगर वो फैमिली ग्रुप पे डाल दिया कि देखो ये आज मैंने ये चीज़ बनाई है, तो उस फैमिली ग्रुप की सभी महिलाओं को चढ़ा लेती थी कि ठीक है अब कल हम कुछ बनाएंगे, कल हम ग्रुप पे डालेंगे, फिर हमारे लाइक आएंगे। ये एक अहंकार की तुष्टि और फूड ब्लॉगिंग वाली बात है। ये वो वाला उसके चक्कर में कई आदमियों को अच्छा खाना मिला कि भाई आपस में इनके झगड़े कंपटीशन चल रहे हैं, हमको वैरायटी मिल रही है। आपको जो वैरायटी मिल रही है, मगर उसकी गुणवत्ता क्या है?
कि आपने नेट से एक नुस्खा निकाला, नेट से उस खाने का स्वाद तो आपको पता ही नहीं था। आपने वो जो गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर में होता है, जो आप चैट जीपीटी भी कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी आपको गूगल से और विकिपीडिया से तो निकाल के दे रहा है। कितने लोग फिल्टर कर सकते हैं, कितने लोग उसमें प्रॉम्प्ट करते हैं कि आपको ठीक आंसर मिले। तो आपको कौन सी रेसिपी मिली, आपने वो पकाई और सब लोग खुश हो गए, हमने मुर्ग मुसलन भी पका लिया। और मैं आपको बताऊँ अच्छे खाने के गुण क्या है। आप सामिश खाएं या शाकाहारी खाना खाएं। चलिए शाकाहारी खाने की बात कर लेते हैं। कितने लोगों को सही दाल पकाने का तमीज़ है और दाल में तड़का लगाने का तमीज़ है? क्योंकि हर आदमी काली दाल, मादी दाल, दाल फ्राई, येलो दाल क्या होती है भाई साहब? धुली मूंग होती है, अरहर होती है, धुली उड़द होती है, मलका होती है, मलका मसूर होती है, मिल्के होती है, चना होती है। इसमें अब इसके भेद हैं। तुअर आपकी कौन सी है? आपकी तुअर कलाबुर्गी की तुअर है या नरसिंहपुर की तुअर है? आप खा क्या रहे हैं? सर इतना तो लोग अभी दिमाग ही नहीं लगा रहे, उनको 5 दाल के नाम ही नहीं बता पा रहे लोग। क्षमा कीजिएगा, मेरा मानना यही है। तो फिर आपने जो पकाया वो मैं क्यों खाऊं? आप सोच सोच के खुश हो लीजिए कि मैंने बहुत अच्छा खाना पका लिया। अगर आपने अपने घर में रोटी गैस में ही फुलाई है, आपने कभी लकड़ी की रोटी खाई नहीं है, राख से निकली जिसमें थोड़ा कोयला चिपटा रहता है, जो प्रेमचंद की कहानी ईदगाह वाली में हमीद के लिए अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, ये सब सुनी सुनाई बात नहीं। आप खुश हो लीजिए कि हमने बड़ा अच्छा खाना पकाया और घर में कंपटीशन कर लीजिए। सर एक और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो हमको होते हैं इंडियन ट्रेडिशनल फूड, पर उसके ट्रेसेस बाहर से निकल के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मक्के दी रोटी सरसों दा साग, भैया ये तो हमारा ट्रेडिशनल खाना है, पर मक्का तो अभी जैसे रिसेंटली ऐसा है, मक्का तो मेक्सिको से आया हुआ है। नहीं देखिए, राजमा इन सब भ्रांतियों को फैलाने के लिए एक मेरे ख्याल में बड़े मतिमंद व्यक्ति जिम्मेदार हैं, जिनका नाम प्रोफेसर केटी अचाया है। वो खुद शुद्ध शाकाहारी फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे। ठीक है। उनको पकड़ा ऑक्सफोर्ड वालों ने कंपेनियन टू इंडियन फूड लिखने के लिए। उन्होंने थियरी प्रतिपादित की कि कोलंबियन एक्सचेंज वाली, कि सब कुछ पुर्तगाली या स्पेनी लाए, वो बहुत सारी चीजें लाए, मगर सारी चीजें वो नहीं लाए। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च राजा मिर्ची है, भूत झोलकिया जिसे कहते हैं। ये पैदा होती है भूटान में, सिक्किम में, नेपाल में, जहां से डली मिर्च कहते हैं। ये मिर्च पुर्तगाल से आई और पुर्तगाल के रास्ते ब्राजील से आई, पेरू से आई और वहां पहुंच गई जहां जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई विमान नहीं था। कोई नेहरू जी जब 60 में चीन के घामली से घबरा के गए तो याक पे चढ़ के गए, तो ये मिर्च वहां कैसे पहुंच गई? क्यों? वो अपने संग एक कंडोर नाम का पक्षी लाए थे, जिसके पंखों का विस्तार 9 गज का होता है, जिसने खाया कुछ और मीट वहां दी भूटान में जाके। क्या मूर्खता की बातें हैं। आप ग्वालियर में जाइए, गुजरी रानी का महल है, वहां नीचे कुछ मूर्तियां हैं। उन मूर्तियों में एक आदमी मक्का खाता नजर आ रहा है। अब आप जिद कीजिए, मक्का नहीं है, मक्के का जैसा दिखने वाला कोई पदार्थ है। ये असल में इसका रहस्य है कि सारे खाद्य पदार्थ भारत में बाहर से आए हैं। आप फिल्म की शूटिंग करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, रॉकेट जाता है तो नारियल फोड़ते हैं। आजकल तो खैर रॉकेट भी ठीक से नहीं जा रहा, नारियल ठीक से नहीं फूटा था। या आप कोई सबमरीन लॉन्च करते हैं, आपका जहाजी बेड़ा जा रहा होता है, आप नारियल फोड़ते हैं। नारियल जो श्रीफल है, पूजा में रखा जाता है। कहाँ से आया? ये सागर की लहरों में उतरा था, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया से आज से 10,000-12,000 साल पहले तो यहाँ आया। इसका नाम कोकोनट क्यों पड़ा? क्योंकि कोको नाम का एक भूत था जिससे पुर्तगाली सौदागर बहुत डरते थे। अगर आप नारियल को देखें तो उसमें 2 आंखें उभरी कंकाल की जैसी, एक मुंह जैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा ये तो मतलब कोकोनट है। मगर आज वो कोकोनट हमारे लिए शिव की त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें विराजते हैं। तो मतलब ये सारी बातें तो देखिए मिथकी हैं। अब आप ये कहिए कि कौन चीज कहाँ से आई। अचाया साहब की थीसिस एक हद तक सही है। कुछ चीजें हैं, जैसे तम्बाकू है, वो बाहर से आया, उसके पहले हमारे यहाँ उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। मगर हमारे यहाँ आलू पेरू से आया, मैं 2 बार सवाल पूछूंगा, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में पिंडालू, रक्तालू, कचालू का जिक्र है। मतलब कोई न कोई जंगली प्रजाति आलू की यहाँ होती थी, जिस पर ये चढ़ बैठा वहां से आके, और इसीलिए देश भर में लोकप्रिय हो गया। मिर्ची की बात पे आप वापस लौटें, मकई की बात पे फिर वापस लौटें। आप जहां से बात शुरू हो रही थी, आपने मकई कहा था, मकई, राजमा, 2-4 चीजें मैं सब पे आ रहा हूँ। मकई लाए पुर्तगाली, उन्होंने 400 साल राज किया गोवा में, वहां मकई से कुछ नहीं होता। आप काठमांडू अगर गए हैं और काठमांडू से पोखरा गए हैं तो बीच में गोरखा स्थल पड़ता है, वहां वो खाते हैं ढोड़ा। जो ढोड़ा है एक तरह का दलिया, बहुत ही गरीब का भोजन जो मकई से बनता है। तो गोवा के आसपास तो किसी ने मकई नहीं खाई, जहां 400 साल उन्होंने राज किया वो पहुंच गया नेपाल। ऐसे ही जो मिर्ची है वो भूटान में पहुंची, जहां का राष्ट्रीय व्यंजन है इमादेत्सी, जो याक की
चर्बी से बने, यहाँ की चर्बी नहीं, यहाँ की दूध से बनी पनीर से मिर्ची खाई जाती है। आप आलू देखिए, वो शिमला से लेके पहाड़ी आलू कहाँ कहाँ पहुँच गया, डोसे में भी घुस गया, मगर हाँ साहब ये आया तो बाहर से था। हकीकत ये हुई कि कुछ चीज़ें जो पुर्तगाली लाए, उन्होंने खाने का पैटर्न यूरोप में बदल दिया कि आयरलैंड वालों ने अनाज खाने के बदले आलू खाना शुरू कर दिया। और 18वीं सदी के मध्य में जब वहाँ अकाल पड़ा, आलू की फसल बेकार हो गई, तो उनको लगा कि ये आयातित फसल ने हमारा खाना ख़राब किया है। मगर हर चीज़ अगर आप देखें तो कोई आज से अगर 20,000 वर्ष पहले की बात करेंगे तो बाजरे का बीज भी आपको अफ्रीका से आया हुआ लगेगा। डीएनए अगर आप देखेंगे तो जो प्रिंस चार्ल्स है उनमें भी कुछ अफ्रीकी अंश है। तो इथियोपिया में अगर मानव मात्र का जन्म हुआ था, तो ये हमारा जीन जो है, हमारा जीन आदमी का ही नहीं, सब्जियों का जीन भी ना कहीं से तो आया ही है। नहीं, अब इसमें दो बहसें बड़ी हैं कि चावल कहाँ से आया और गन्ना कहाँ से आया। राजमा भी सर, राजमा भूले नहीं, महाभारत की तरफ लौटिए। आपको माद्री नाम की एक रानी की कहानी याद होगी? माद्री, हाँ। माद्री जो थी वो कुंती की सहपत्नी थी। वो अपने पति के देहांत के बाद उन्होंने सती होना पसंद किया था। वो कहाँ की रहने वाली थी? वो जहाँ की रहने वाली थी वो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है मद्र। वहाँ का राजमा बड़ा प्रसिद्ध है और आज भी वहाँ जो धाम बनता है हिमाचल में, उसमें जो खास व्यंजन होता है वो राजमा का मदरा होता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जिस जगह का नाम मद्र था, जहाँ के मदरा में राजमा इस्तेमाल होता है, जहाँ आज सर्वश्रेष्ठ मदरा मिलता है। आप कहाँ का राजमा खाते हैं? आप मेक्सिको का राजमा तो नहीं खा रहे ना? मेक्सिको का आप चित्राल का वाला जो है, जिसको आप किडनी बीन्स कहिए, कुछ कहिए। मेरा ये कहना है कि आज भी जो राजमा सबसे अच्छा है वो चित्राल का है, जो चित्री वाला होता है, या मुनस्यारी में होता है उत्तराखंड में। तो ये हम मानकर चले कि ये सारी चीजें वहां होती थी और यहाँ नहीं होती थी। मतलब एक काइंड ऑफ मिथ है तरह का, ऐसे मिथ नहीं है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी है कि आप ये कहिए कि भारत में तो कुछ था ही नहीं, न केवल उनकी कला थी, न विज्ञान था, न कुछ था, न खाना था, न पहनना था, सब तुमने ही दिया है, सब हमने दिया है और हमने आपको सिखाया है खाना खिलाना। ये कष्ट है। मतलब कुल मिला के ये जो जितनी चीजें हैं इनमें कुछ बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं है, कई चीजें हमारी ही है, कई चीजें हमारी हैं, जैसे उनका कोई ना कोई रूप हमारे यहाँ था। गन्ना अब आज चीन का है, चीन कहता है गन्ना भी हमारे पास था, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि हम चीनी को चीनी कहते हैं, मगर असल में चीनी शब्द चीनी का थोड़ी है। चीन में तो कोई शब्द चीनी के लिए चीनी है ही नहीं। मगर जब आप गन्ने के रस से शक्कर बनाते हैं और उसका परिष्कार करते हैं तो आप चीनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जो पोर्सलिन है, जिसमें हड्डियां होती हैं। इसीलिए पुराने कर्मकांडी लोग व्रत उपवास के दिन ये चीनी नहीं खाते थे रिफाइंड, वो खांड खाते थे या गुड़ खाते थे या मिश्री खाते थे। ऐसे ही चावल है, चीनी कहते कि चावल तो हमारे यहाँ पैदा हुआ। आप ये क्यों नहीं मान लेते कि दुनिया की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ कई चीज़ें साथ साथ हुई। आपने अग्नि का इस्तेमाल शुरू किया, आपने पशुपालन शुरू किया। अब पुर्तगालियों का एक कहना है कि भारतीयों को पनीर खाना नहीं आता था क्योंकि वो दूध फाड़ते नहीं थे, दूध फाड़ना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता था। अब क्षमा करें भगवान, कृष्ण भगवान दही दूध तो खाते थे, तो दही तो भारत में हो क्या दही बिना फटे दूध का बनता है? तो क्या मूर्खता का प्रलाप है कि हिंदुस्तानी दूध नहीं फाड़ते थे क्योंकि दूध फाड़ना अशुभ माना जाता था और दही का प्रसाद। कोई ऐसी चीज भी है जैसे पर अभी इन चीजों पे बात कर रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि बाहर की है और इंडिया में आई है, कुछ ऐसी प्रमाणित चीज है कि इंडिया की है और आज सब जगह खाई जा रही है, लोग बाग खा रहे हैं? नहीं, मैं कहूँगा चावल और चीनी दोनों चीजें ऐसी हैं जो भारत की हैं और बाहर खाई जा रही है, दबा के खाई जा रही। आप ये देखें ना, मेगास्थनीज जो राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ईसा से 3 सदी पहले सिकंदर के आक्रमण के बाद, वो कहता है कि हिंदुस्तानी बांस से शहद चूसते हैं। वो गन्ना था, चीनी यहाँ से आई। अब भले आज चीन वाले कहें कि हमारे यहाँ भी संभव वहाँ भी होता हो, मगर गन्ना हमारे यहाँ भी था, हमारे यहाँ से ही अन्यत्र गया है। चावल जो था उसका सबसे अच्छे चावल का बासमती का उल्लेख, शल्य का उल्लेख, षष्टिका का उल्लेख भारत से मिलता है। चावल की खेती यहाँ भी हो सकती है, चीन में भी शुरू होती है, हो सकती है। तो ये बातें ऐसी है कि बहुत इसमें इस तरह का हट पालना कि ये हमारा है ये उनका है नहीं। देखिए, आपने जो शुरू में सवाल पूछा था ना कि हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का अपना जगत इतना बड़ा है कि हमें ही चिंता करने की जरूरत। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में एक बार हिंदू शाही परिवार शासन करता था। तालिबान ने बामियान बुद्धा को जब तक तोप के गोलों से नहीं उड़ाया, वहां बुद्ध धर्म का प्रसार था। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, वो सारी जगह थी। जिस शब्द को लेकर आज भारत में झगड़ा सरपुटवल होता है, हिंदुस्तान, वो फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदुस्तान, जहां हिंदू रहते हैं, हिंदुओं का स्थान।
और हिंदू कौन? जो सिंधु के पार रहते हैं, वो स को ह कहते थे। तो आज हम ये कहें, हमारा तो जो हमारा सांस्कृतिक विस्तार था, नक्शे को अगर आप देखें तो अगर आप दक्षिण पूर्व एशिया को देखें तो इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का जो स्तूप था वो बौद्धों का था। जो ब्रह्मानंद के मंदिर में रामलीला होती थी उसमें सुल्तान हेमकुबोनो जो जकार्ता के सुल्तान थे, उनकी राजकुमारी नाचती थी सीता बन के। सर अभी भी मैं जैसे लास्ट भी मैं 4-5 महीने पहले बाली गया था, तो वहां तो अभी भी होती है। वो सारे हिंदू हैं बाली में हिंदू हैं, और वो है। बकायदा वहां पे वो पूरी राम कथा होती है। बिल्कुल, वो डांस करके राम करते हैं। कथा वही नहीं होती। हाँ। राम कथा अगर आप देखें तो लाओस में होती है, कंबोडिया में होती है। डॉक्टर लोकेश चंद्रा ने राम कथा के 2000 संस्करण इकट्ठा किए हैं दक्षिण पूर्व एशिया से अकेले। अगर आप कंबोडिया में जाएं तो वहां अंकोर वट नाम का मंदिर है, जो संसार का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और उसका घेरा इतना बड़ा है, जिसमें शिव भी हैं, जिसमें बुद्ध भी हैं, जिसमें विष्णु भी हैं, जिसमें अप्सराएं भी हैं। तो हम काहे को छाती कूट रहे हैं कि अगर वहाँ एक छोटा गांव है जिसका नाम कुरुक्षेत्र है कंबोडिया में, उस मंदिर की स्थापना के बाद हरियाणा से कुछ सज्जन गए थे। हरियाणा ही वाले इतने तेजस्वी होते हैं ब्राह्मण, जो वहाँ तक पहुँच गए, तो वहाँ वो बस गए, उन्होंने कुरुक्षेत्र नाम का गाँव बना दिया। तो ऐसा सिंगापुर भी सिंगापुरा ही है ना, मगर ये तो 150-200 साल पुरानी बात है। तो सर अब आते हैं आपके एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक पे, जिसपे बहुत डिटेल चर्चा हुई है कि हर रेस्टोरेंट में, हर एरिया में जहाँ भी मोस्टली नॉनवेज फूड मिलता है, वहाँ पे लोग कहते हैं मुगली फूड है साहब। हर रेस्टोरेंट अपनी यूएसपी बताते हैं, मुगली स्टाइल ग्रेवी है, मुगल स्टाइल बिरयानी है। तो आप इसको कहते हो मिथ ऑफ मुगल, कि मुगल से रिलेटेड है ही नहीं। तो इस पे सर आपके विचार? आप मुगलों का साम्राज्य भारत में स्थापित किसने किया? ज़हीरुद्दीन बाबर ने किया। बाबर को खाने पीने का कोई खास शौक था नहीं। उसको खूबसूरत लौंडे बड़े पसंद आते थे, उनको बगल में दबा के वो कसरत किया करता था, किले की प्राचीर पे दौड़ा करता था, और वो सब कुछ खाता था, दारू बहुत पीता था। जब हुमायूं बीमार हुआ तो उसने कसम खा के दारू छोड़ी। बाबरी नाम के एक लौंडे पे वो दिल दे चुका था पहले काबुल में, वो अपने बाबरनामे में उसका जिक्र करता है। खाने का उसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है। उसे इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो खाने वाने का कुछ करता। उसने एक बार खरगोश खाया जिसमें उसको जहर खिलाया गया, बड़ी मुश्किल से। उसके बाद उसने बाहर खाना बंद कर दिया। लोधी परिवार में एक दुर्घटना हुई थी, इसका भी जिक्र बाबरनामे में है। अब उसके बेटे हुमायूं पे आइए। हुमायूं बेचारा बड़ा भला आदमी था, पढ़ने लिखने का शौकीन था, मगर उसको खदेड़ दिया शेरशाह सूरी ने बहुत पहले। यहाँ से वो जाके बसा वहीं उमरकोट में, उसने शरण ली जहाँ अकबर पैदा हुए। उसको जो खाने में पसंद था वो हुमायूनी रोटी कहलाती है, जो बेसन की रोटी थी, जो गुरबत में खाता था वो। उसके पास भी कुछ खाने खिलाने का था नहीं। लबादे में लपट के वो लाइब्रेरी से आ रहा था, गिरा, गर्दन टूट गई, मर गया। अब उसका बेटा हुआ अकबर, जो शहनशाह अकबर मुग़ल आज़म देख के आपको लगता है वो पृथ्वीराज कपूर याद आते हैं, और आपको लगता है हाय हाय क्या चीज़ थी। नए वालों को ऋतिक रोशन याद नहीं, हाँ वो याद आते हैं। मगर कुल मिला के अकबर का खाने का शौक क्या था? 12-13 साल का लौंडा था जो तख्त पे बैठा, उसके रखवाले थे बैराम जी, अब्दुल-रहीम खान खाना के बाप, और वो सूफी मिजाज का तस्वुर का आदमी था। वो हफ्ते में 5 दिन शाकाहारी भोजन करता था। उसने दिल्ली से अपना उठाया और फतेहपुर सीकरी में बैठ गया। उसका लड़का था जहांगीर, जिसका दिल आ गया नूरजहां पे, जो उसकी किसी मनसबदार की बीबी थी, उसको उसने मरवा दिया, इससे शादी कर ली। वो फारसी थी, दारू का शौकीन था, दारू पी के मर गया। उसको खाने से कोई वास्ता नहीं था, उसको वास्ता दारू से था। ये वेल नोन फैक्ट है। अच्छा खासा नेचुरोलॉजिस्ट था, उसने जानवरों पक्षियों के बारे में बड़ी किताबें लिखी है। उसका बेटा हुआ शाहजहां। उसको 2 कामों से फुर्सत नहीं थी, खूबसूरत इमारतें बनाने से और बच्चा पैदा करने से। मुमताज़ महल 14वें बच्चे के प्रसव में मरी, जिसको उसने दखन में दफनाया और वहाँ से फिर लौट के यहाँ तक आए। उसको उसके लड़के ने बंदी बना के भेज दिया आगरा। तो उसको खाने का क्या वो था? उसका भी मुआशका, कई लोग कहते हैं, अपनी लड़की के साथ है, बेगम जहां आरा के साथ, जो सराय चलाती थी चांदनी चौक में। इन मुगलों को कई तरह के व्यसन थे, मगर खाने का शौक उनका कहना बड़ा बेकार का था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप मुगलों के बारे में याद रखिए, आखिरी मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब की मृत्यु हुई 1760 में। उसके बाद 40 साल तक किसी मुगल बादशाह ने राजधानी दिल्ली में पैर नहीं रखा। उनकी हिम्मत नहीं हुई। जाट, सिख, मराठे उनको उजाड़ रहे थे, और महाजी सिंधिया का संरक्षण उनको प्राप्त था। और जब बहादुर शाह जफर गद्दी में आए 63 साल की उम्र में 1836 के आसपास, तो उनको 1 लाख रुपया महीना पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से। आज के हिसाब से वो 1 लाख रुपया बहुत थी, मगर 3000 सलातीन उनके वंशज पुरखों के लाल किले में रह रहे थे, इनके खाने का पैसा नहीं था।
बहादुर शाह जफर के पास अपने सिपाहियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था। बहादुर शाह जफर किसी से को खिलवत नहीं दे सकते थे। ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है। बहादुर शाह जफर किसी से नजर ले नहीं सकते थे, वो अंग्रेज लेता था। अब आप पढ़िए किताब मुंशी फैजुद्दीन की बिदाए जफर आखिरी बज़्म आखिर कि बादशाह सलामत क्या क्या खाते थे। 56 पुलाव थे, 32 रोटियां थी, 36 हलवे थे। अरे हजरत, जो आदमी के फाके पड़ रहे थे वो ये सब खा कहाँ से रहा था? ये सब अपने दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि बादशाह सलामत के पास ये था वो था। इनके पहले जो 2 लोग थे, अब एक और बड़ा जोरदार बादशाह था जो मुगलों का, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला। उनके 2 शौक थे, जनाने कपड़े पहन के नाचना और शिकार पे जाना, और वो भी लौंडे पालते थे और मतलब अय्याशी करते थे। अब उनके ज़माने में नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया, तख्त ताऊस लूट के चला गया, दिल्ली में कत्लेआम करके चला गया, और उसके बाद कुछ सिपाही पीछे छोड़ गया इनकी ऐसी करने को। उसके कुछ साल बाद अहमद शाह अब्दाली ने हमला कर दिया, उसके बाद गाज़ीउद्दीन हैदर ने हमला कर दिया। मुग़ल बादशाहों को तख्त से उतार कर उनकी आँख फोड़ दी गई, उनके चहेते नौनों की आँखें फोड़ दी गई, उनको कुएं में डाल दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। कुछ मुग़ल बादशाह जान बचा के भाग गए और अवध में रहने लगे। अवध में यानी इलाहाबाद में और लखनऊ में, जो कहने को उनका सूबेदार था मगर उसकी शरण में वो रहते थे। उनमें जो बहादुर शाह 1 और अकबर शाह आए, उनका बड़ा बुरा हश्र हुआ। जब वो लौट के दिल्ली में आए तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला, वो भी मारे गए। तो खाना कहाँ से खा रहे थे, क्या खाना खा रहे थे? मतलब अगर आप देखें तो ये सारी बातें कि मुगलों का खाना, एक लेडी है बड़ी होशियार विद्वान, सलमा हुसैन, उन्होंने किताब लिखी है व्हाट द मुगल्स एट, द एम्परर्स टेबल, नुस्खाए जहांगीरी और नुस्खाए शाहजहानी। वो साफ साफ कहती है कि जो आपको खाना मुगलों के नाम पे खिलाया जा रहा है ये सब झूठा है। वो क्या है खाना का जो मैं मुगलों के नाम पे खा रहे हैं? वो कौन सा खाना है एक्चुअली? वो खाना ये कि दिल्ली में कोई भी पंजाबी रिफ्यूजी ढाबा जो कहता है मुगली ढाबा है, या करीम वाला कहता है हम तो शाही बावर्ची थे, जिसकी शुरुआत खोखे पे ठेला गाड़ी पे आलू कोरमा और रोटियां बेचते हुई, हर आदमी बादशाह सलामत का वो था। तो कुछ खाना, मतलब बेसिकली जो कहते हैं ना कि फूड के पीछे की स्टोरी होती है, वो स्टोरी है नहीं। स्टोरी इसलिए होती है कि आप खाना बेचना चाहते हैं ना। अगर आप कहेंगे कि एलएमबी में खाना खाओ, सब ज्ञान जी इसलिए कि उनका परिवार वाले राज परिवार का खाना पकाते थे, या अगर कोई दिल्ली वाला कहता है कि सब हम तो शाहजहां के यहाँ खाना पकाते थे। इसमें बड़ा विचित्र किस्सा है। मैं जामा मस्जिद में चक्कर काट रहा था, एक नौजवान मुसलमान लड़का मेरे पास आया, कहने लगा मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ नूरजहां नमाज पढ़ती थी। मैंने उसे हैरत से देखा। मैंने कहा बरखुरदार क्या उम्र है तुम्हारी? तो उसने कहा सब 22-23 साल है। तो निमोचिया जवान थे। तो मैंने उनसे कहा भैया ऐसा है, तुमको ये पता है कि जब नूरजहां मर गई थी तब ये मस्जिद बनी थी, तो उन्होंने तो नमाज यहाँ पढ़ी नहीं होगी, और तुम भले अच्छे खासे मुसलमान नौजवान हो, तुमको ये भी पता होगा कि नमाज मस्जिद में औरतें अलग पढ़ती हैं, जनाने मर्द अलग पढ़ते हैं। तो कुछ थोड़े हैरत में आए, बोले मैं वो यहाँ मैंने कहा तुमने उनकी रूह को भटकते हुए देखा होगा यहाँ। तो ये मुगलिया खाने की हकीकत है कि जिसको आप मुगलिया खाना समझ के खा रहे हैं वो आपके यहाँ का लाल मांस है। कि वो लाल मांस बड़ी मूछे पाल लीजिए और बिचेस बूट पहन लीजिए और उसको आप बेचना शुरू कर दीजिए तो वो लाल मांस हो गया। वो लाल मांस मथनिया मिर्ची वाला, जो मथनिया मिर्ची का जोधपुर का था, वो आपको राजस्थान में हर ढाबे में रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, वो दिल्ली में मिल जाएगा। वो कितना तीखा होगा, जबकि उसका तीखा होना उसका गुण नहीं था। उसका गुण एक मिर्च की महक, मिर्च का स्वाद उस खास मिर्च का था जो उन 3-4 खेतों में उगाई जाती थी। तो हर जगह के खाने का, तो मुगलिया खाना बेसिकली मोर लाइक अ स्टोरी रादर देन अ रियल थिंग। ऑल फूड इज स्टोरी। मैं सिर्फ आप ये ना कहिए सिर्फ मुगलिया खाना, सिर्फ मुगलिया खाना। तो सब मतलब मुगलों के खाने का, मतलब इंडिया के खाने, अभी जो इंडिया में हम खाना खा रहे हैं उस खाने पे और उसकी स्टाइल पे मुगलों का खास इम्पैक्ट नहीं है, मेरा मानना बिल्कुल ठीक। अब आते हैं सर मुगल के बाद जो 150 साल हमारे साथ रहे अंग्रेज, क्या उनके आने से हमारे इंडियन फूड पे उनका कोई कंट्रीब्यूशन कुछ बहुत बना के गए या कुछ बिगाड़ के गए? बहुत ज्यादा गए, बहुत सारा खाना बिगाड़ के गए। ये बिगाड़ के ये गए कि हमारे यहाँ कोरमे बनते थे, मुगल खाते हो न खाते हो। अवध के नवाब खाते थे, रामपुर के नवाब खाते थे, बड़े जो जगीरदार थे, तालुकेदार थे, वो खाते थे। कोरमे खाते थे, कलिए खाते थे, सालन खाते थे, दो प्याजा खाते थे, दमपुख्त खाते थे। उन्होंने सबको मिला के करी कर दिया। एक मटन करी, एक फिश करी, एक चिकन करी, एक एग करी, 4 करी बराबर हो गई। अब अगर आप कश्मीर में थे तो आप रोगन जोश खा रहे होते। कश्मीर का रोगन जोश बिल्कुल फ़र्क था, कश्मीरी आलू बुखारा गोश्त बिल्कुल फ़र्क था, कश्मीर का मर्चवांगन कोरमा बिल्कुल अलग है, कश्मीर का धानीवाल कोरमा बिल्कुल अलग है जो धनिये वाला है। मर्चवांगन कोरमे की मिर्चें बिल्कुल फ़र्क हैं जो बारामूला के पास से आती हैं। अब आप
एक छोटे हिस्से को लीजिए और कहिए अंग्रेजों ने करी खिला दी हमको, वो रोगन जोश इज अ कश्मीरी करी, इट इज़ नॉट। करी शब्द जो है वो तमिल भाषा का है। कारी का मतलब है कोई भी पदार्थ, सब्जी या मांस जो मसालों के साथ बनाया जाए वो करी है। हमारे यहाँ करी में तरी होना ज़रूरी है, तो ग्रेवी वाली डिश हमारे यहाँ करी है। अच्छा, जहाँ भी ग्रेवी आ गई वो करी बोल देते हैं उसको। तो बेसिकली हमारी जो वैरायटी थी उस वैरायटी को उन्होंने कॉमनलिटी कर दिया कि यार ये 50 चीजें छोड़ो, ये तो करी है, सब नहीं, सब करी है ऐसे। उनकी मजबूरी थी ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं समझ भी नहीं आ रहा था, उनको खाना पसंद भी नहीं आ रहा था। अगर आप इतने उजड़ हैं जैसे अंग्रेज थे कि वो सिर्फ रोस्ट खाते थे या फिश एंड चिप्स खाते थे, उसमें मसाला कुछ होता ही नहीं था, तो उनको आप ये कहिए कि इसमें जावित्री भी है, जायफल भी है, इसमें इलायची भी है, इसमें पीपली भी है, इसमें नाग केसर भी है, इसमें मुथा भी है, वो सब आदमी बावरा हो जाएगा सब इसमें कहाँ है। सर ये तो बात हुई करीब है। एक और चीज है कि जैसे इंडियन फूड का जो मुझे ध्यान है, आप मुझे बताना, सही करेक्ट करना, इंडियन फूड कैसे खाते हैं? एक थाली है, उसी में रोटी सब्जी नमकीन अचार मिठाई सब पड़ी है और हम चालू करते हैं मीठे से पहले। और अंग्रेजों ने एक सिस्टम दिया कि नहीं पहले स्टार्टर फिर मेन कोर्स और फिर डेजर्ट। गड़बड़ ये है कि हम भी थोड़ी, देखिए आपका प्रेजुडिस हो रहा है इसमें। हम थाली में खाते हैं और सब चीज साथ खाते हैं। जो आदमी साधन संपन्न है वो ये कर सकता है, ठीक है। जो गरीब आदमी है उसके लिए फकत दाल रोटी, बाकी सब बात खोटी वाला सवाल है। उसकी थाली में रोटी है और दाल है, अगर इतना हो जाए तो बड़ा खुश नसीब है। हमारे यहाँ 10 कटोरियों वाली थाली थोड़ी होती है कि जैन थाली, मारवाड़ी थाली, गुजराती थाली, मद्रासी थाली, तमिल थाली, पंजाबी थाली। थाली में एक कटोरे में दाल होती थी, सूखी सब्जी अगर मैसर है या साग है वो बगल में थाली में रखा रहता, और रोटी थी, अचार वचार साथ में था। तो 56 व्यंजन तो थाली में नहीं परोसे जाते थे। ये तो अंग्रेजों ने नहीं बिगाड़ा। ये बिगड़ा कब से? जब से खाना कमर्शियल हुआ और आपने घर के बाहर खाना शुरू किया। कैंटीन की थाली हो या होटल की थाली हो तो आप अपने पैसे की पूरी पूरी वसूली करते थे। उसमें लिमिटेड थाली और अनलिमिटेड थाली वाला होता था। थाली का एक बड़ा गुण ये था कि अगर आप रसोई में बैठ के ज़मीन पे पीठे पे बैठ के खा रहे हैं, आप उतना ही खाते थे जितना आपने खाना हो। आप कटोरे में भर के पूरी दाल नहीं लेते थे कि उसे ख़त्म करना मुश्किल हो जाए। जितना खाएंगे उतना आपको मिलेगी, दोबारा मांगने पे मिल जाएगी। सब्जी का भी ये होगा। देखिए, जो आपने मीठे और नमकीन वाली बात कही, किससे शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, तो ये हर जगह ऐसा भी नहीं होता था। अगर आप भी सिंधी आदमी को देखें तो उसका खाना तो पापड़ से ख़त्म होता था। तो मतलब हर इलाके का अंग्रेजों ने ये किया ना सिस्टम की स्टार्टर, और ये बाहर से आया, कहाँ से आया? ये अंग्रेजों ने हमारे खाने पे थोड़ी किया। जो भूरे साहब थे अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास थे, उन्होंने खाना पैटर्न किया ना। आप बताइए कि कौन आदमी घर में डबल रोटी मेज पे बैठ के अंडे के संग खाता था? हमारे अब्बा हुजूर खाते थे, बाकी घर में हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि उनका नाश्ता नपा तुला था। वो मतलब अंग्रेजों के ज़माने के जेलर नहीं डॉक्टर थे, तो 2 टोस्ट खाते थे, एक सनी साइड अप अंडा खाते थे। हम बच्चे पराठे सब्जी खाते थे, घर में पूरी सब्जी खाया करते थे नाश्ते पे, तो कभी कभी बासी रोटी भी खा लेते थे। मगर मेरे ख्याल में ये जो खाने का तरीका आपने कहा कि बदला, वो हिंदुस्तान की आबादी के 3-4% लोगों के लिए बदला जो भद्रलोक होते थे। मगर भद्रलोक भी जो बंगाल के थे वो रविवार के दिन धोती कुर्ता पहन के लूची और आलू दम खाते थे छोला और दाल के संग। वो अंग्रेजों का खाना नहीं खाते थे। और बंगाली आदमी अपना पारंपरिक भोजन कड़वे से शुरू करता है, शुक्तों से, कि पहले कड़वा कुछ मुंह में चला जाए, खाने के लिए पाचक रस निकलने शुरू हो, फिर खाना शुरू हो। तो ये इसमें सरलीकरण करना बड़ा कठिन है कि हर हिंदुस्तानी मीठे से शुरू करता था, मुसलमान आदमी भी बिस्मिल्लाह मीठे से ही करता था। मगर और आदमी, हर हिंदुस्तानी आदमी मीठा खाने के साथ नहीं खाता था भाई साहब। हमारे यहाँ मिठाई खाने के मौके होते हैं। लड़का पास हो जाए तो मुंह मीठा कराओ, पप्पू पास जब भी मौके होते हैं तो आदमी क्या मीठे पे अटैक रहता है कि खाना है तो करो पहले धाप के मीठा खाओ, बाकी चीजें बाद में। हाँ, बाकी चीजें बाद में। और जरूरी नहीं कि मीठा खाने के संग खाएंगे आप, मीठे खाने के मौके होते हैं। अभी आपने कचौरी खिलाई, अभी मुंह में जायका बाकी है। हाँ। मगर अगर ऐसे ही आप मिठाई की दुकान पे ले जाते तो हम पहले छक्के मिठाई खाते, फिर कचौरी कौन पूछता है, फिर जलेबी खाते, इमरती खाते, रबड़ी खाते, परवल की मिठाई खाते। अब ये कल बात किसी से हो रही थी, उसने कहा सब दाल बाटी चूरमा गजब की चीज़ है। लाडू जो है वो राजपूतों के लिए बनता था। वो बेसन का लड्डू लेके जाते थे और रण क्षेत्र में जाते थे अपना जौहर दिखलाने के लिए। जौहर तो खैर वैसे औरतें दिखलाती थी किले में जो सती होती थी। मगर आप इसको जरा गौर से सोचें, राजस्थान में बेसन का लड्डू राजपूत लड़ने ले जाएगा। यहाँ तो लाडू बनता था आटे का, दाल बाटी चूरमे वाला जो आटू है उसमें बाटी को आपने चूरा, उसमें शक्कर मिलाई और वो आपका घी के संग लड्डू बना। तो बेसन का लड्डू राजपूत कहाँ से खाने लग गए? बेसन का खाटा यहाँ होगा, कड़ी यहाँ होगी, बेसन की सब्जियाँ 25 प्रकार की होंगी, गट्टे होंगे, मगर बेसन का लड्डू तो आपका नहीं है। आपकी तो मिठाइयाँ अनाज की हैं, बालूशाही हो या कोई और मिठाई हो, खाजा हो।
मुझे लगता है कि इन सारी बातों में भ्रम बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तानी आदमी मीठा खाता है अलग से, मिष्ठान जो मीठा है, वो लड्डू हो, वो हलवा हो, वो अब हलवा पूड़ी खा सकते हैं मगर वो साथ खा रहे हैं, वो पहले हलवा बाद में पूड़ी अगली खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब पूड़ी हलवा खाएंगे, खीर पूड़ी खाएंगे, तो अब मीठा हमारे खाने का अंग है अभिन्न। मगर ऐसा नहीं है कि हम पहले खाएंगे बाद में खाएंगे, डिजर्ट खाएंगे, कभी भी साथ में स्टार्टर का तो हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उनके यहाँ 3 कोर्स का, नहीं ये भी कहना बड़ा कठिन है कि उनके यहाँ ऐसा होता था। आज से 150 साल पहले तक वो सब वहशी थे, वो हाथ से नोच नोच के खाते थे। ये खाना मतलब जब वो औपनिवेशिक साम्राज्य उनका हुआ तब उनको खाने की तमीज आई, तब वो रईस हुए। और सर रईसों की एक और चीज उन्होंने स्टार्ट की थी, शायद इंडिया में पहले थी नहीं थी, आप बताइए। ये जो सिस्टम है क्या, ब्रेकफास्ट फिर लंच देन स्नैक्स डिनर। आप अपनी भाषा को देखिए ना, हमारी भाषा थी 2 जून का खाना, और 2 जून का खाना मैसर हो जाए तो बहुत है। तो ब्रेकफास्ट उनको खाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अंग्रेज़ बेचारा ठंडे मुल्क से आता था, यहाँ उसकी जान जाती थी, दोपहर की गर्मी में झुलस जाता था, खाना खा नहीं पाता था, तो उसकी छोटा हाजिरी होती थी, 2 बिस्कुट और चाय लेके वो खेलने जाता था, घोड़ा दौड़ाने जाता था, लौट के आता तो ब्रेकफास्ट होता था, जो नाश्ता होता था, जो उसका एक तरह से ब्रंच या लंच था। उसके बाद लंच वो खाता नहीं था क्योंकि उसको पेट में भूख नहीं लगी थी, सोया था, कहता अर्ली सफर होता था। तो उनका जो खाने का था वो मौसम के साथ जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तानियों पे बात लागू नहीं होती है। हिंदुस्तानी आदमी कलेवा करता था, हिंदुस्तानी आदमी चवेना करता था, मगर हिंदुस्तानी आदमी नाश्ता नहीं करता था, ब्रेकफास्ट नहीं करता था। ब्रेकफास्ट इज अ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। देखिए ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है कि रात भर नींद में आप भूखे रहे, सवेरे उठे, आपने रात भर का उपवास तोड़ा। जो अब बेचारा आदमी फाका लगा के पेट उसका पीठ से चिपक रहा था, रात को भूखा सोया था, उसके लिए क्या ब्रेकफास्ट होना था। क्योंकि वैसा आजकल, क्योंकि जैसे अगर किसी भी डॉक्टर के पास या न्यूट्रिशन के पास जाते हैं तो वो ऐसे ही चालू करता है कि हाँ जी ब्रेकफास्ट आप यहाँ से चालू कीजिएगा, लंच में आप ये कीजिएगा। नहीं मगर देखिए दिक्कत ये ना, जैसे आप खाने के लिए उसके पास नुस्खा लिखाने गए हैं वैसा ही वो डॉक्टर है। और इन डॉक्टरों का क्या है, बेचारे उसका नाम लेके क्या करेंगे। जो बेचारा सबसे अच्छा न्यूरो सर्जन था, एक दिन पहले अपने हृदय की परीक्षा कराई, दूसरे दिन मर गए हृदय आघात से। तो मतलब मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब भी वही हैं, और ये सारे लोग उस तंत्र का हिस्सा हैं जो खाने की बिजनेस है कि खाना बिकेगा क्या। अब आप उपमा खाइए, अब आप पोहा खाइए, अब आप इडली खाइए, तो अब आप इडली घर में तो रोज़ पीसने बैठेंगे नहीं, तो आप MTR की पुड़िया लाएंगे, आप इडली खाएंगे। आप पोहे का लाएंगे, पोहे खाएंगे। अब आप खुसखुस खाइए ना, आप ओट्स खाइए। ओट्स सोच रहे हम अपने घोड़े मवेशी को खिलाते थे, हम ओट्स क्यों खाएं, और वो ओट्स भी हम बाबा जी के क्विकर ओट्स क्यों खाएं जिनके बाल फैले हैं, जो ईसाई मिशनरी थे। हमारे यहाँ दलिया बनता था, हम दलिया खाएं और खुश रहें, दाल दलिया। तो ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि खाना मतलब हमारा अपना खाना बड़ा अच्छा। देखिए 2 खाने हैं, वीगन खाना वो दोहा है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। जो किसान दूध दही मक्खन पैदा करता था वो खुद खा नहीं पाता था, उसको तो बेचता था। तो वो जो खाता था उसमें घी तो था ही नहीं, जो चिकनाई थी वो तेल की थी, वो तो उसका खाना तो वीगन था। तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, अलसी का तेल हो, कोई तेल हो, मूंगफली का तेल हो, तेल तो तिलहन का था ना। दालें सारी वीगन थी, गेहूं अनाज सारा वीगन था, और रूखा सूखा करता तो सब कुछ वीगन था, डेयरी उसमें थी तो पहले आदमी गरीबी के चक्कर में मजबूरी में वीगन था, अब जो पैसे अब थोड़ा स्टाइल के चक्कर में वीगन हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल खाना वीगन खाना एस्पिरेशनल हो गया है। देखिए कि बड़े लोग खाते हैं वीगन, स्टाइल में, ट्रेंड में। हमारे पिताजी जो डॉक्टर थे वो कभी कभी उनकी जुबान बहुत मतलब देसी हो जाती थी। वो कहते थे दिक्कत यह है कि जितना रफ आप खाएंगे उतना स्मूथ दूसरी तरफ से निकलेगा दूसरे दिन सवेरे। अगर आपने मोटा अनाज खाया तो दूसरे दिन आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा आदत रवा करने के लिए। और मक्खन लगाने को लैंडी तर करना काहे कहते थे। तो होता ये था कि जो आदमी मोटा अनाज खाता था उसको पेट का रोग नहीं होता था, उसको डायबिटीज़ नहीं होती थी। उस खाने की मिलेट की, जिसको प्रधानमंत्री श्री अन्न कहते हैं, बहुत अच्छा था कि उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। आप भी वर्जिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्यों ज़रूरत है ये सब करने की। आप पड़े पड़े कुर्सी तोड़ रहे हैं। तो अब मुझे 2 बार सोचने की ज़रूरत है कि आपने कचौरी खिला दी तो आज मैं सफ़र में था, अब मैंने 10,000 स्टेप्स भी नहीं किए हैं, तो मैं अभी सोच सोच के परेशान होऊंगा, तो वो कचौरी का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं वैसे ही बीमार पड़ जाऊँगा। अब मैं ये सोचूँ कि चलो कचौरी तो खा ली थी, पचाने को शाम को ऑथर्स लाउंज में अगर कुछ सिंगल मॉल्ट है तो उसकी भी मैं 30 ml कर लूँ, तो फिर ये होगा कि खाना पच भी जाएगा, आज का इलाज भी हो जाएगा, मैं रिलैक्स होऊंगा। मैं नॉर्मली इसको खाने कचौरी को कैसे जस्टिफाई करता हूँ, अगर कोई मुझे कह देता है सर आपने एक कचौरी खा ली, मैंने कहा देखो मैं मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा हूँ,
बोले सर कचौरी खा के कौन सा स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य नहीं, मेंटल स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप इसके बदले अंग्रेजी भोजन कुछ कर रहे होते, अगर आप अंडा भी खा रहे होते तो आप कोलेस्ट्रॉल गिन रहे होते, मांस खा रहे हो तो रेड मीट वर्सेस वाइट मीट गिन रहे होते। जो खाने में आपको हल्की चीजें नजर आती हैं, लेबल उठा के देखिए, पामोलिन में पकी हुई है जो सबसे ज्यादा आर्टरी चोकिंग है, उसमें शुगर नहीं है, शुगर फ्री कुकीज है, मगर उसमें इन्वर्ट शुगर पड़ी हुई है। तो ये जो विदेशी खाना और खाने का व्यापार है ना, बिस्किट है, ये शरबत है, ये इन्होंने हमको इतना तबाह किया है। हमारा जो देसी खाना था ना, वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा था। अगर आपने कचौरी खाई तो आपने मैदा खाया, जो वो मैदा नहीं है, वो आटे वाला मैदा है, चोकड़ वाला। उसके बाद उसके भीतर आलू हैं, छिलके हैं, स्टार्च है, वो तला गया है। उसने आशा करते हैं पामोलिन में नहीं तला है, और जो तल के निकला है उसमें चिकनाई इतनी थी। तो बैलेंस, आप समोसा खाएं, कचौरी खाएं, पूड़ी आलू की तरकारी खाएं, और या हिंदुस्तानी मिठाई खाएं, वो अपने आप में एक बैलेंस डाइट है। और हमारे देश की जब कह के जा रहे, मुझे सर्टिफिकेट देके जा रहे हैं, फिर बिल्कुल आप रुकेंगे नहीं हम। बिल्कुल नहीं, आपका हाथ अपने आप रुक जाएगा। क्योंकि अगर आपको एक अच्छी कचौरी संतोषदायक मिली तो आपको दूसरी खाने की इच्छा क्यों हुई? आपके विकास ने बहुत बढ़िया चाय बनाई है ग्रीन टी में, थोड़ा इसमें मसाला भी है, थोड़ा नमकीन भी है। ये कहवा टाइप है जो रेडीमेड आता है, मेरे ख्याल में ये असली ग्रीन टी नहीं है। ये ग्रीन टी अगर असली होती तो उसमें नमक और मसाले का जायका नहीं आता है। ये जो कश्मीरी कहवा डिप 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 वाला है उससे बनी हुई है। मगर उसमें आपको दूसरा प्याला पीने की इच्छा इसकी आधे घंटे भर बाद होगी गले को तर करने के लिए। वही कॉफ़ी का होता है, एक अच्छा प्याला कॉफ़ी का मिल जाए, दूसरा कॉफ़ी का प्याला आप नहीं पियेंगे। आपने जो कहा यहाँ जो चाय बनती है वो आपको किसी होटल में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चाय आपकी अपनी जुबान के माफिक, दूध कितनी उबली है, पत्ती कितनी पड़ी है, शक्कर कितनी पड़ी है, उबली की, किसको इसका तमीज़ है? किसको इसका तमीज़ है? अब रेड लेबल ख़रीद लाइए, अब उस कंपनी का नाम लेने का कोई लाभ नहीं। उसमें लिखा है इसमें इलायची पड़ी है, इसमें अदरक पड़ी है। सूख सूख के कुत्ते की तरह, ना तो मुझे उसमें इलायची नज़र आती है, ना अदरक नज़र आता है, ना मुँह में ज़ुबान लगती है, मगर उसके दाम आप 50 रुपये आधा किलो के और देते हैं, क्योंकि उसमें वो बड़ा है नाम के। सर अब इंडिया में इंडियन फूड को लेके कुछ जो मिथ है फैक्टर्स पे बात करते हैं। इंडियन फूड के बारे में कई लोग कहते हैं इंडियन फूड मतलब मसालेदार फूड। हमारी जो इमेज है वो इमेज है कि ठीक है, मगर मसाले की परिभाषा अलग है। मसालेदार का मतलब मिर्च नहीं है, वो फिल्म है मिर्च मसाला, वो उसको छोड़ दीजिए आप। भाई नॉर्मली बाहर लोग कैसे कहते हैं इंडियन फूड, और टू स्पाइसी टू स्पाइसी में दुख क्या है? कचौरी को लीजिए ना, कचौरी का एक लुकमा मुंह में डालिए तो आपको लगता है इसमें काली मिर्च है, थोड़ी देर मुंह में रहता है लगता है सौंफ है, फिर लगता है इसमें शायद सौंठ भी है, फिर लगता है इसमें शायद बड़ी इलायची भी है। तो ये धीरे धीरे उस मसाले का खेल आपके मुंह में खुलता है। तो मसाले वाले खाने में एतराज किसको होना चाहिए? दूसरी कचौरी मुंह में डालिए दाल वाली, तो पहली मौजूदगी जो आपकी जबान पे दर्ज होती है वो हींग की है। इस हींग के दर्शन हमें उस दूसरी आलू की कचौरी में नहीं हो रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि मसाले के लेके हट पालना कि मसाले वाला खाना बुरा होता है। अंग्रेज़ों को बुरा इसलिए लगता था कि ससुरों के पास मसाले थे ही नहीं, वो तो मसालों के चक्कर में मारे गए ना व्यापार करने। जब हिंदुस्तान आते थे, दक्षिण पूर्व एशिया आते थे, उपनिवेशवाद की शुरुआत वहाँ से हुई थी, मसाला मार्ग की तलाश से। उनके पास मसाले थे नहीं, क्योंकि वो ब्लेंड खाना खाते हैं तो हमारा जो नॉर्मल मसाला है उनको भयंकर लगने लग जाता है। उनका ब्लेंड खाना इसलिए चल जाता था भाईजान कि उनकी आबो हवा ठंडी थी, वहाँ गोश्त अगर थोड़ा सड़ भी जाए, थोड़ा उसमें खमीर भी चढ़ जाए तो ख़राब नहीं होता। हमारे यहाँ ये है कि अगर आप रेफ्रिजरेशन के पहले की कल्पना करें तो खाना बसाने लगेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे यहाँ एक गुण और था, हमारे हर मसाले का एक गुण था। हल्दी का कुछ गुण था, काली मिर्च का कुछ गुण था, वो तासीर की बात में कर रहा था ना। तो बेसिकली वो आयुर्वेदिक, ये जितनी खाने की चीजें वो आयुर्वेद से रिलेटेड है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तुम ये खा लो, इसकी सब्जी, इसका अचार, ये हो जाएगा। नहीं, आप चटनी ले लीजिए ना, चटनी तो इतनी भर मिलती थी, कौन खाता था? अचार इतना भर मिलता था, अचार के साथ आप पराठा पूरा खा लेते थे। उसमें गुण क्या था कि भारतीय भोजन में 6 रस होता है, 6 रस होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसैला और तेज तीखा मिर्च वाला, और 6 ऋतुएं होती हैं। उन ऋतुओं के साथ उन स्वादों का साम्य है। आदमी गीता में 17वें अध्याय में कृष्ण का जो उपदेश है, श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को, कि 6 प्रकार के लोग होते हैं, कफ पित्त बात वाले। और आप तो गणित के विशेषज्ञ हैं, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर 3 का करें तो 3:2 फिर 6 हो जाएगा। तो ऐसे स्वभाव और प्रकृति जो आदमी की है वो भी 6 सात्विक, तामसिक, मानसिक, और प्योर कुछ नहीं होगा तो वो भी 6 हो जाएंगे। तो उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 6 प्रकार के व्यक्ति मानसिक दशा से हैं, प्रकृति से 6 प्रकार के व्यक्ति शारीरिक अवस्था से हैं, 6 प्रकार की भोजन की तासीरें हैं, 6 रस भोजन का है, और 6 ऋतु है। अब चलिए हम फिर अचार पे आए। अचार में क्या होता है? आप अचार या चटनी मुंह में डालते हैं तो उसमें थोड़ी खटास होगी, थोड़ा नमकीन होगा,
थोड़ा तीखापन होगा, थोड़ा चरपरापन होगा, थोड़ा कसैलापन होगा। जो अचार के मसाले होते हैं वो पिकलिंग स्पाइसेस जिन्हें कहते हैं, वो मेथी दाना होगा, कड़वाहट वाला भी होगा। तो वो सारे षड्रस आपको उस टुकड़े में मिल जाएंगे। तो यदि आप षड्रस भोजन करने की स्थिति में राजा महाराजा नहीं है तो चटनी और अचार के छोटी सी चम्मच को चाट के आपको सारे गुण मिल जाएंगे जो थेरेपेटिक गुण आप कह रहे थे। तो बेसिकली हमारा मसाला तो स्वाद के साथ साथ आपको सेहत भी देने वाला ही है, और अगर प्रॉपरली समझे नहीं, और सुखानुभूति। मैं आपको बताऊं, उसका एक बड़ा अच्छा ज्ञानदान मुझे एक नागा साधु ने कुंभ मेले में एक बार कराया। वो बैठ के हंडिया में डाल के सब कुछ खा रहे थे। तो मैंने पूछा, बाबा क्या खा रहे हैं? बोले, बेटा षड्रस भोजन कर रहा हूँ। अब मुझे बड़ी हंसी आई, नंग धड़ंग बैठा हुआ है सड़क किनारे हंडिया लेके, ये क्या षड्रस भोजन खाएगा? षड्रस भोजन में मेरी कल्पना वही थी कि एक थाली में मीठा है, एक थाली में खट्टा है, एक थाली में चरपरा है, एक थाली में ये है। बाबा जी ने उसमें तेल नहीं डाला, हरा साग की पत्तियां डाली, कुछ बीज डाले, जो जो उनके पास था उनको पत्ती। बोले, खाएगा? मतलब मेरी तो रूह कांप गई। मैंने कहा, आज तो टाइफाइड कॉलरा इकट्ठा हो जाएगा। मगर मैंने कहा, खेल जा बेटा, जिगरे का खेल है। मतलब अगर बाबा नागा बाबा कह रहे हैं कि तो हम भी कोई पतला थोड़ी लघु शंका प्रवाह करते हैं, डामर हमने सड़क हारे हुआ है, कारण बनती है। तो हमने कहा, नहीं खाते हैं। हमने कहा, घर जाके एंटीबायोटिक वैंटिक खा लेंगे। वास्तव में वो खाना बड़ा स्वादिष्ट था, क्योंकि पालक में नमक होता है, हरी सब्जी में पोटेशियम सॉल्ट होता है, उससे नमक आ गया था। जो बीज उन्होंने डाले थे, उन्होंने वो तिलहन से कुछ तेल छोड़ा था। कुछ चीज़ें जो उन्होंने डाली थी, डंठल वगैरह, उसमें कसैलापन था। कुछ चीज़ों में मिर्च का तीखापन था। और यकीन मानिए, कुछ न कुछ उसमें बिना शक्कर डाले मिठास थी, जो स्टार्च की रोटी के कोरे को और को बार बार चबाएं तो मिठास छूटती है। तो उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि षड रस भोजन के लिए 6 रस अलग अलग चखने को किसने कहा है आपसे? वो एक जगह भी तो हो सकते हैं। और ना मुझे कॉलरा हुआ, ना मुझे टाइफाइड हुआ। तो वही तो अनुकंपा उस अदृश्य ईश्वर की थी, इसमें मेरी आस्था नहीं है। मगर मुझे लगा कि जो आपने सवाल पूछा, वो हमारे भोजन में कई तत्व ऐसे हैं जिनको हम भूल गए हैं। सर, अभी जैसे एक इंडियन फूड से कहते हैं, इंडियन फूड मतलब मसाले का फूड। सेकंड, इंडियन फूड को लेके जो है कि इंडियन फूड मतलब भैया ऑयली फूड, फ्राइड फूड। तो ये है कि अपने जो खाना है ऑयल का और फ्राई का मैक्सिमम यूज है। जो बाबा जी हैं, जो कर्नल साहब हैं, कर्नल केंटकी फ्राइड चिकन वाले, उनका जो चिकन निकलता है वो क्या उस तेल के सागर में डुबकी लगा के नहीं निकलता है ऊपर तक छिलके समेत अपने बदन की त्वचा लेके? जो हैमबर्गर की पैटी है वो बिना तेल के बन जाती है। और जो ये रोस्ट है वो बनते हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इनके खाने में तेल कम लगता है, आपको तेल नजर नहीं आता। पेस्ट्री में पैटी है, अरे साहब ये तो बेक होके आई है। उसके भीतर जब पफ पेस्ट्री बनी थी तो कितनी परत मोहन की, शॉर्टनिंग की तेल की गई है, वो किसी ने देखी है? ये अच्छा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अभी वही कचौरी आप फिर याद करिए, हमारी अंगुलियों में मैंने तो हाथ नहीं धोए। आप जरा अच्छी प्रकृति के व्यक्ति, आप हाथ धो के आए। मेरे तो किसी एक अंगुली में एक तेल की बूंद नहीं लगी कहीं। मुझे कागज को पोंछ के देखा तब भी नहीं लगी। अच्छी आपने पूरी तली नहीं जाती थी, पूरी छानी जाती थी। तो जो पूरी छानी जाती थी, जब निकलती थी, और अगर ठीक तली गई है तो छनी है, तो एक बूंद छन्नी से नीचे नहीं आएगी, आपके हाथ में नहीं लगेगी। तो अगर आप ट्रांस फैट की तो बात तब करें जब आपको बार बार उस तेल का इस्तेमाल करना है। अगर आपका माल धड़ाधड़ बिक रहा है नया, और आप अच्छी क्वालिटी का तेल डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, वो है ना, अभी आपके यहाँ मैंने देखा श्री कलाकंद की दुकान, वहाँ ऑर्डर पर शुद्ध घी की पूरी और सब्जी मिलती है, और कलाकंद भी मिलता है। एक बार तो मेरा वो जहाँ से मैंने कॉफी ली, मैं सोच रहा था कलाकंद भी आजमा के देख लूँ उसका, मगर फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सब्र करो, एक दिन में सब कुछ नहीं कर, षड्रस भोजन की इच्छा एक दिन में पूरी करो। मगर आप अगर अच्छी तरह से चीज़ तली गई हो, ये इसमें देखिए फिर एक कॉलोनियल षड्यंत्र है। आप ऑलिव ऑयल खाइए, ऑलिव ऑयल आपके सेहत के लिए बड़ा अच्छा है जी, बड़ा अच्छा है। चंदन सर में घिसना सर दर्द के लिए बड़ा अच्छा है, वो भी बड़ा अच्छा है। मगर वही पुराना शेर है, दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद, लेकिन चंदन का घिसना और घिसाना दर्द सर वो भी तो है। अब ऑलिव ऑयल का जो ज्वलनशील पॉइंट है वो भारत के खाने को रास ही नहीं आता। उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत नीचे है, वो जल जाएगा जब तक आप उसमें पूरी तलने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना तेल खाइए ना, जो आपके खाने को माफिक आता है। तो जो अपना तेल है वो मतलब हेल्दी तो नहीं है, बल्कि हाँ, सारे तेल हेल्दी हैं। आपसे किसने कहा कि तेल हेल्दी नहीं है? अरे अगर आप पी सकते हो तो घी पीजिए ना। अब कितना कटोरी घी पी लेंगे आप? आपका मन उब जाएगा जितना आप। देखिए, दिक्कत ये है कि ये शराब तो है नहीं कि पी के जब तक आप औंधे ना हो जाए तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा। तो मेरे घर में मेरी बड़ी बदनामी इस बात को लेके है कि मैं सवेरे उठने के संग शराब पीना शुरू कर लेता हूँ जब सुलभ होती है, और सोने तक पीता रहता हूँ।
तो मेरे लड़के ने एक दिन बड़े गर्व से किसी से कहा कि मेरे पिताजी दिन भर में पौवा आधा बराबर कर देते हैं मगर नशा उनको कभी नहीं होता। तो उसने कहा कैसे नहीं होता, उनकी तो उम्र काफ़ी है। उनको सवेरे से चुस्की लेने लगते हैं, तो क्या करते हैं? तो मैंने कहा उनसे नहीं, मुझसे पूछ लो तुम। सवेरे के पहली 2 घंटे माउथ वॉश होती हैं, मैं मंजन नहीं करता हूँ, दांतों में खलता है, बहुत कैविटी है, तो मैं अच्छी तरह अल्कोहल को घुमा के अपने मुंह की दुर्गंध समाप्त करता हूँ और स्टेरिलाइज कर लेता हूँ। फिर मैं कभी एक छोटी चुस्की में 5 ml से ज़्यादा नहीं पीता हूँ। तो 5-5 ml की चुस्की लेने में 6 चुस्कियों में 30 ml का छोटा बैग निपट जाता है। तब तक मेरे नाश्ते का वक्त हो जाता है। नाश्ते के बाद मैं परहेज़ करता हूँ। दूध जाड़े का मौसम है तो उसमें 30 ml ब्रांडी डाल देता हूँ। सोने के पहले रम कॉफ़ी पे डाल देता हूँ 30 ml। तो वो 30 ml को मैं इस तरह से करता हूँ। मगर मैं आपको बताऊँ, आज तक उसका कोई, ना मेरा लिवर ख़राब हुआ। हमारे घर में बहुत लोग शराब पी के मरे, किसी का दिमाग ख़राब हुआ, किसी की जायदाद उजड़ी, मगर उन सब का प्रॉब्लम ये था कि वो सब के सब इकट्ठा बैठ के पौवा ख़त्म करना चाहते थे, इकट्ठा बैठ के अद्धा ख़त्म करना चाहते थे कि बोतल भाग जाएगी कहीं। मगर यदि आपको इस बात का भरोसा कि अल्लाह के हाथ करम न्यारे हैं, उसने आज भी दिया है, देखिए आपको पुराना अकल भी दे देगा। और पुराना मोहम्मद अकबर इलाहाबादी कहना, अगर नशा बोतल में होता तो बोतल नाचती। तो हम तो अगर अपने नशे के लिए पी रहे हैं, आराम आराम से चैन से पिए तो कोई नुकसान नहीं करता। वो घी का सवाल है। अगर आप घी का कटोरा पी के पचा सकते हैं तो आपको आश्चर्य होगा, कभी आप आजमा के देखिए, वो घी दूसरे दिन निकल जाएगा। अगर आपके बदन को चर्बी की वसा की ज़रूरत नहीं है तो वो कोलेस्ट्रॉल बदन तक जाएगा ही नहीं। और कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी चीज़ है जो आपके बदन की तंतुओं को, कोशिकाओं को ठीक रखता है। मैं तो आजमा के देखा हुआ है कि अगर मैं कटोरा भर तो पीने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा घी, कितना भी अच्छा घी हो, आप पी थोड़ी सकते हैं। वो वही लोग पी सकते हैं जो 200 दंड पेलते थे, 200 बैठक लगाते थे, बुधगर घुमाते थे। वो आपने, आपकी बात सही है सर, घी बाहर आ जाता है। मुझे तो ये एक, आपको राजस्थान की ट्रेडिशन, राजस्थान में जब गृह प्रवेश होता है ना, तो वहाँ पे जीमना होता है, खिचड़ी बांटेगा और उसमें घी डाला जाता है। तो मुझे जाना, हमारे किसी के रिलेशन में कोई ऐसा घी का था, तो वो तरह की यंग युवा टर्क कि तू घी पी सकता है क्या, मैं घी पी सकता हूँ। तो बाकायदा कंपटीशन में उन्होंने घी पिया और जिसने घी पिया आधा 1 घंटे में सबने उल्टियां करके पूरा घी बाहर निकाला, क्योंकि घी का अंदर जिसके पच सकता था पच लिया, किसी के नहीं पच सकता था वो बाहर आ गया। जिन्होंने वमन नहीं भी किया होता वो दूसरे दिन सवेरे इट गोज आउट। There's no question, वो टिकता नहीं है, वो टिकता नहीं है। सर मिठाई और डेजर्ट का जो इंडियन कल्चर में क्या योगदान है? जैसे आज की डेट में मिठाई मतलब शुगर मतलब हमारी हेल्थ का विलन। तो पहले भी ऐसा था कि इसको, शुगर को कम लोग खाते थे, या पहले इसको सिस्टमेटिक तरीके से खाते थे? इसका भी कोई तरीका? गरीब आदमी शुगर खा नहीं सकता था, न हिंदुस्तान में न विदेश में। मैं आपको एक उदाहरण दूं, बिहार में एक चीज बनती है शकरकंद की खीर। वो कौन खाते थे? वो गरीब लोग खाते थे। उसका कारण क्या था कि शकरकंद खेत से उखाड़ के लाए, कद्दूकश किया भूनने के बाद, तो चावल की ज़रूरत नहीं पड़ी। शकरकंद में मिठास थी तो चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ी। शकरकंद में इतना ही गाढ़ापन अपने आप हो गया कि दूध की न्यूनतम मात्रा में खीर पक गई। न्यूनतम मात्रा में दूध को औंटा के गाढ़ा नहीं करना पड़ा तो ईंधन की बचत हो गई। तो आपको नून लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आए वाली बात हो गई ना। शकरकंद की खीर ऐसी होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ मीठा कम खाया जाता था, मगर खाया जाता था। जो गरीब आदमी था वो काले तिल के लड्डू खाता था, गुड़ की राब वाले, सफ़ेद तिल के लड्डू खाता था, गुड़ की राब वाले, रामदाने के लड्डू खाया करता था। जो समर्थ था वो बूंदी के खाता था, सूजी के खाता था, बेसन के खाता था, दक्षिण भारत में नारियल के खाता था। पर इतना विलन वाला इसका वो नहीं था ना, नहीं। जो रोज खाता होगा उसके लिए होता होगा, लेकिन रोज कोई खा ही नहीं पाता था। नहीं, रोज जो खाते थे उनके लिए मीठा था ना। आपसे डॉक्टर ने कहा कि मीठा आप शक्कर फाँकिए। आपको मीठा का मजा अगर लेना है तो आपको पका फल मिलेगा। पका फल मिलेगा तो आपको दशहरी खाना जरूरी नहीं है। कोई भी मीठा फल है, कोई सूखा हुआ खजूर हो सकता है, चुहारा हो सकता है। रमज़ान के मौके में अगर आपने, पता आप तो खैर क्यों फाके कर रहे होंगे, मगर अगर रमज़ान में अगर आपने कभी दोस्तों के संग भी एक दिन न खाने की कोशिश की हो और रात को आपने रमज़ान के दिन खोला हो रोज़ा और खजूर खा, तो आपको कितना मीठा लगता है। आप गुड़ की छोटी सी डली की कटकी के संग चाय पी रहे हैं। आप एक नुक्ती नाम की मिठाई होती है जो चने के इलायची, अब वैष्णो देवी का प्रसाद भी आता है इलायची दाने के आकार का। अगर आपको मीठा नहीं मिला है और मीठा आपका वर्जित हो जाए तो कितने कम से मीठे का सुख आपको मिलता है। या नमक वर्जित हो जाए, न करे ईश्वर किसी की किडनी खराब हो जाए, उसको इतना भर नमक मिल जाए, उसको कितना मजा आता है। इतना भर मीठा मिल जाए, कितना मजा आता है। तो दिक्कत यह है कि नियत न भरी हो। अब मैं हुआ मेरे साथ कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ तो कई चीजें इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। एक दिन मन मचलने लगा रबड़ी खाने का। दिल्ली में यह हादसा हुआ। हम गए, ग्रीन स्वीट नाम की एक दुकान ग्रीन पार्क में है, एवरग्रीन, वहाँ गए, उनसे कहा भाई रबड़ी खिला दे।
तो उसने कहा कितनी? मैंने कहा यार ऐसा है कि 500 ग्राम रबड़ी तो ले, बाप बेटा हैं तो 250 ग्राम तो खा लेंगे। उसने ऊपर से नीचे हमें देखा, कहा ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा क्यों? बोला कुल 4 गिलास बचे हैं और चारों गिलास 120 ml के हैं, जिनमें रबड़ी पेपर कप्स में थी। तो 4 गिलास में वो मतलब भाई साहब 480 ग्राम थी, वो बाकी तो ले आ, वो तो देखें ना वो रबड़ी थी ना वो खाने लायक थी। और उससे पूछा बनाते कितने? उसका आजकल रबड़ी कौन खाता है साहब, कभी कभार शादी में जलेबी के ऊपर रबड़ी डाल देते हैं, वो भी रबड़ी क्या होती है? वो भी रबड़ी नहीं होती सर, वो अरे साहब रबड़ी कहाँ से होगी? वो रबड़ी होती है, रबड़ी लच्छे नहीं, जब तक रबड़ी नहीं तो रबड़ी क्या, बल्कि खुरचन जो बनती है हाथरस वाली। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी खाना बड़ा तबाह किया, उसमें एक तबाही शाही टुकड़े की हुई। हमारे उस्ताद हैं बड़े अच्छे शेफ मोहम्मद फारूक खानदानी लवत के, तो उन्होंने कहा हुजूर ये डबल रोटी का शाही टुकड़ा तो अंग्रेज़ों के आने के बाद शुरू हुआ और हर कोई बना लेता है, हम खिलाएंगे आपको बालाई का टुकड़ा। अब बालाई और मलाई में फ़र्क है। तो हमारे संग जो साहब बैठे थे, कादर साहब ही थे, जोरावर के पिताजी, अरे उन्होंने कहा हाँ बलाई, यानी लखनऊ वाले मलाई को बलाई कहते हैं। तो उन्होंने आंखें तरेर के उनकी तरफ देखा, कहा नहीं सरदार साहब, बालाई अलग चीज़ है, मलाई अलग चीज़ है। अब आप देखिए क्या फ़र्क है। मलाई वो है जो दूध को औटाने के बाद ठंडा करने के लिए रख दीजिए, उसके ऊपर परत आती है, वो मलाई है। बालाई क्या है? मलाई नहीं है। एक बड़े उथले बर्तन में, मिट्टी की हांडी में आपने दूध को गोबर के कंडों पर, उपलों पर धीरे धीरे गर्म किया, रात भर में उस पर एक परत निकली, झाड़ू की जैसी महीन सीख से आपने वो परत उठा ली, उस परत को आपने कहीं अलग रख दिया। ऐसे आपने परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर रख के एक आधा इंच चौथा इंच मोटा टुकड़ा बना लिया। वो जो आपने काटा वो बालाई है। बालाई मनुष्य निर्मित फैट है, कंडेंस निकाला है, और मलाई क्लॉटेड क्रीम जो दूध के ऊपर स्वतः आया है वो है। उस बालाई के टुकड़े को जब आप गर्म करते हैं और शाही टुकड़ा आप तलते हैं तो उसकी कलाकारी ये है कि वो बाहर से जले नहीं और भीतर पक जाए। तो वो उन्होंने हमको बना के खिलाया। तो अंग्रेज़ों की बेकरी जब से आई तो डबल रोटी आ गई, डबल रोटी आ गई तो ब्रेड पकौड़ा आ गया, ब्रेड पकौड़ा आ गया तो दक्षिण में ब्रेड उपमा आ गया। तो ये भी अंग्रेज़ों के साथ नहीं आया। अंग्रेज़ों से 100 साल पहले एक फ्रांसीसी था लामार्टिनियर, जो वजीर अली शाह के भी 150 साल पहले लखनऊ में था। उसने लामार्टिनियर कॉलेज उसके नाम से चलता है, उसने एक महल बनाया था क्लेमेंशिया, उसने ला के बेकर वहाँ रखे। तो जो आज रोगनी रोटियाँ, कुलचे, ताफ्तान लखनऊ में मिलते हैं वो उनकी देन है। सर ये कुछ फेमस इंडियन फूड के इतिहास पे चलते हैं, है ना, शायद शॉर्ट में कर लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे हैं, कि जो इंडिया के हर घर का कंपलसरी हिस्सा है आज की डेट में। तो एज अ फूड हिस्टोरियन इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले जो आपने बात की 2 जून की रोटी, हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। तो ये घर घर में जो रोटी और दाल रोटी का ट्रेंड है कि दाल रोटी मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए, दाल रोटी चल रही है। तो ये दाल रोटी का क्या है, ये इंडियन फूड में नॉर्मलाइज हो गया आज की डेट में। नहीं, अगर आप उत्तर भारतीय हैं, अगर आप दक्षिण भारतीय हैं, बंगाल की तरफ के हैं, उड़ीसा आसाम के, नहीं तो आपको दाल भात दाल चावल आएगा ना। दाल कॉमन है, दाल भात या रोटी दाल खाने का पर्याय है। देखिए इसमें दिक्कत ये है कि आप कह रहे हैं घर घर की कहानी है, मगर हर घर की रोटी फर्क है। रोटी में फर्क है पर रोटी सब्जी है। नहीं, रोटी दाल रोटी तो सब खाते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि दाल भी फर्क है, रोटी भी फर्क है, और किसी को खाने की तमीज़ नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि आपने कितनी बार रोटी एक ठीक नहीं है वापस ले जाओ कहा घर पे, या मुझसे नहीं खाया घर पे तो नहीं घर पे हिम्मत नहीं, मेरा मानना है कि घर पे नॉर्मली ये स्थिति आती भी नहीं है। जब मैं खाने बैठता हूँ तो हमारे घर में जो औरत खाना बनाने आती हैं वो बड़ी भली महिला है, वो मेरे लड़के से कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी को गरम फुल्का पसंद है। मैं उनको 2 गरम फुल्के गैस पर ही करती हैं, मगर फुल्के देती हैं, मुझे रोटी नहीं देती हैं। अब रोटी क्या है, चपाती क्या है, फुल्का क्या है, चुपड़ी क्या है, ये अलग अलग प्रक्रिया है। बताइए सर प्लीज। ये तो नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आपने बेलन का प्रयोग नहीं किया है और रोटी को हाथ से चपटा करके चपतिया करके फिर पकाया है, वो चपाती है। चपतिया है, चपाती है, चपटी कर दी है। अगर आपने रोटी को कच्ची आंच दिखाई है तो वो फुल्का हो जाएगी, फूल के कुप्पा हो जाएगी, वो फुल्का है। रोटी इन दोनों के बीच की कोई भी चीज़ हो सकती है, रोटी फुल्का भी हो सकती है, रोटी चपाती भी हो सकती है। रोटी आटे को लेके भी हो सकती है, बाजरे की, मकई की, मिस्सी रोटी, बेसन की रोटी आदि आदि, उसको आप कहीं मल्टीग्रेन भी कर सकते हैं। उसके अलावा ख़ास रोटियां, खमीर की चढ़ी रोटी भी है। अगर आप कश्मीर की तरफ जाएँ तो वहाँ जो शीरमाल है वो लखनऊ के शीरमाल से बिल्कुल फ़र्क है, वो कड़ा होता है, उनका गिरदा बिल्कुल फ़र्क है, उनका चुरचट बिल्कुल फ़र्क है। जिसको आप बाकर खानी रोटी कहते हैं वो बंगाल में अलग है, हैदराबाद में अलग है, दिल्ली में अलग है। कुछ रोटियाँ ऐसी हैं, अगर आप मुसलमान परिवार के हैं तो रोटी घर पर तो आप उस तरह पकाएंगे नहीं, आप नान भाई के यहाँ से ले आएंगे। कश्मीर में बहुत लोग नाश्ते के
लिए नान भाई के यहाँ से लेके आते हैं, खाते हैं। तो और अगर आप जैसे कचौरी आपने बनाई ना, तो कचौरी आप कितनी बार घर में बना के इस तरह की कचौरी खाएंगे? घर में इस तरह से बैठती नहीं है। नहीं बैठती नहीं। तो यही मेरा मानना है, जो स्पेशल ब्रेड्स हैं वो हमेशा बाहर से आती हैं। और कुछ घरों में वो रोटियां पकेंगी ही नहीं। जिनको तंदूर की रोटी, खमीर की रोटी खाने का मज़ा है, वो आपको बाहर से नहीं मिलता है। हम अभी हाल एक ढाबे में बैठे थे और उससे मैंने कहा, यार तुम कोरमा तो बड़ा अच्छा लाए हो, तो थोड़ा खमीरी रोटी खिला दो। किसी को खमीरी रोटी नहीं हो पाएगी, यहाँ कोई नहीं खाता है, वो आपको पुरानी दिल्ली में मिलती है। तो वो दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हैं। आलू सर सब्जी का राजा, हर सब्जी में मिलता है। आलू के सब्जी भी है, पराठे भी है, पकोड़े भी है। आलू सर्वव्यापी है। तो ये यहाँ से इस पे अपने डिस्कशन शायद किया तभी, ये इंडिया का है, बाहर का है, उसको इतना पॉपुलर क्यों है? ये भी हम क्यों कहें कि आलू इतना पॉपुलर है? कई लोग हैं जिनको आलू को देख के भड़कते हैं। वो एक तो ज़माना था, लालू जी ने कहा था जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। अपने बिहार में लालू रहे, अपने समोसे में आलू रहा। और समोसे में आपको कीमा मिलता है, गोभी मिलती है, अंडा मिलता है, डक का मिर्च मिलता है, मगर अब समोसे में चाउमीन भी मिलता है। हाँ। तो कहाँ रहा समोसा अब? इसीलिए लालू जी नहीं, तो मेरा ये ऐसे, लालू जी तो बहुत पहले मतलब जा चुके थे। मतलब देखिए, जब आप चारे को खाने लगे इंसान ना, तो फिर खाने को बहुत कुछ उसके लिए बचता नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे कश्मीर में खाने में सबसे अच्छी लगती थी गुच्छी। बड़ी महंगी होती है, 25-30 हज़ार रुपए की किलो, मगर किलो तो आपको नहीं खानी है। आपको अगर आप 100 ग्राम भी लाए हैं और तो वो 2-2.5 में होता है, खिला लेगी। मगर आप जाए छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सस्ता मशरूम है, रगड़ा, फुटका, कुकड़ी, वो आपको ज़मीन पे बेमौसम मिलता है। आज अब तो बिकने लगा है, पहले आप उठाइए और खाइए। तो हमारे यहाँ खाने में अनेक जायके ऐसे थे जो आलू से बेहतर समझे जाते थे। अब आज तो है ना कि आलू गोभी, आलू मटर। आप क्यों गोभी में आलू मिला रहे हैं? क्यों आप आलू गाजर खा रहे हैं? क्यों आप आलू पालक खा रहे हैं? आप आलू पालक इसलिए खा रहे हैं कि पालक पनीर खाने से आलू पालक ढाबे में सस्ता है। अगर गोभी महंगी है तो आलू मिला के वो ज़्यादा लोग परिवार में खा सकते हैं। यही बात आलू मटर में होती है। कमर्शियल के मतलब सॉरी इकोनॉमिकल रीजन है। हाँ, जो कमर्शियल नहीं, घर की भी एक इकॉनमी है ना। हाँ। कि सीजन की पहली गोभी आई है, सीजन की पहली मटर आई है। देखिए, मुझे याद आता है कि मैंने 1 रुपये की 5 किलो मटर खरीदी है, बड़ा अच्छा लगता था। अब ये है कि अब मटर 50 रुपए किलो होगा, मुझे नहीं पता, इतना ही होगा। नहीं, 50 को तो आज पता नहीं, आजकल अगर मिल रहा है तो आप सौभाग्यशाली हैं। दिल्ली में अभी हाल हम लोगों ने 80 रुपये किलो का मटर खरीदा, 80-100 रुपये किलो का। और उतनी मीठी मटर अभी भी नहीं है। मगर उस मटर को अगर आप घर पे पका रहे हैं तो कितना आप छुकी मटर सारे घर को खिला पाएंगे? तो निमोना तो बना ही नहीं पाएंगे, मटर की कचौरी भी नहीं बन पाएगी। तो फिर आप ये करेंगे उसमें कोई चीज़ मिला देंगे। तो आलू का सर्वव्यापी इसलिए है कि वो सस्ता है तो चल जाता है। डोसे में भी आलू चल रहा है सब जगह। हाँ, डोसे में आलू चल रहा है, और डोसा का भी कायाकल्प हो गया। डोसे में अब चॉकलेट भी भरा जा रहा है। वो तो बहुत, ये फ्यूजन पे तो सर अलग से बात करेंगे आगे। हाँ सर, अभी आलू करते करते आपने बहुत अच्छा बात करी। आलू इसलिए ज्यादा है क्योंकि पनीर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ये पनीर कहाँ से आ गया? क्योंकि 20-25 साल पहले, भाई मैं भी कोई बहुत ज्यादा अमीर परिवार से नहीं, मध्यम वर्ग के परिवार से, तो पनीर तभी खाने को मिलता था। कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो वहीं पनीर मिलता था, ढाबे में पनीर मिलता था। पनीर को लाने वाले ढाबे वाले थे जो पंजाबियों की जुबान पे पनीर चढ़ा हुआ था। पंजाबी शरणार्थियों के आने के पहले पनीर भारतवर्ष में कहीं नहीं खाया जाता था। दूध के और पदार्थ खाए जाते थे, आया वाया कहीं से नहीं था, भारतवर्ष में बनाया जाता था। ये पुर्तगाली नहीं लाते थे। हमने कहा कि दूध पहले भी फटता था। पनीर के एकदम से मतलब एस्पिरेशनल हो गया। ढाबे में जाएंगे क्या खाएंगे? पनीर खाएंगे। नहीं, शाकाहारी के लिए। हाँ, शाकाहारी के लिए। अगर मैं जाऊंगा तो मैं तो मुर्गा भी ढूंढूंगा, मैं मछली भी ढूंढूंगा, मैं रोगन जोश भी ढूंढूंगा। आपकी मजबूरी ये थी कि पनीर से ऊपर खा जाए, मुझे स्पेशल क्या मिले, पनीर से ऊपर क्या करूं? नहीं, अब होगा। अब आप कहेंगे मुझे ब्लू चीज़ चाहिए, मुझे कड़ला पनीर चाहिए, मुझे चुर्बी चाहिए जो याक के दूध से बनती है, तो आप भी नखरे बहुत कर सकते हैं। मगर बहरहाल पनीर बेचारे शाकाहारी के लिए अंतिम थी अभिलाषा। शाकाहारी, हाँ, अंतिम अभिलाषा थी। और पंजाबियों ने रेस्टोरेंट कल्चर से पॉपुलर कर दिया उसको। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, समोसा खाने को मिलता है, एक मूनलाइट नाम की दुकान है JNU के बगल में। उसके समोसे में काजू, किशमिश, पनीर सब होता है। तब उसे लगता है कि 15 रुपए का समोसा जस्टिफाइड है। अब शायद 20 का है। एक और नेक्स्ट फूड पे आते हैं, बिरयानी। आपको प्रोफेसर बिरयानी भी कहते हैं। अब सर एक चीज, तो बिरयानी कहाँ से आई, नंबर 1। प्लस एक जो सवाल मैं लगभग हर फूड वाले आदमी से पूछता हूँ कि क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ है या ये पुलाव है? अगर बिरयानी नाम की कोई चीज़ है तो वेज बिरयानी भी है। हाँ। मगर शुरुआत होती है कि बिरयानी नाम की चिड़िया है क्या? अच्छा, मेरा सवाल है वेज बिरयानी है कि नहीं, आप कह रहे हो बिरयानी भी है कि नहीं? आप मुझे एक बात बताइए, हिंदी का एक मुहावरा है, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, ख्याली पुलाव पका रहे। हाँ। इसका अर्थ आप जानते हैं, डे ड्रीमिंग। हाँ। आपने कभी ये मुहावरा सुना कि बैठे बैठे मियाँ बिरयानी पका रहे? कभी सुना है? नहीं। इसलिए नहीं सुना हो सकता है कि आज से 125 साल पहले बिरयानी नाम की चिड़िया शुतुरमुर्ग की तरह इस मुल्क में पैदा नहीं हुई थी। जब आप लोगों को पुलाव खिलाते थे
तो लोग पुलाव खाते खाते थोड़ा उकता रहे थे, ये पुलाव बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, गोश्त भी अच्छा चाहिए, कलाकारी भी अच्छी चाहिए। तो आपने कहा ऐसा करते, घर में लड़की है, अब ये जेंडर बायस चुटकुला है तो आप मुझे क्षमा किया जाए, लड़के के संग भी हो सकता है, भारतवर्ष में का लड़का सांवला तो फेयर एंड लवली क्रीम खरीदने वाले लौंडे ज़्यादा होते हैं लड़कियों से, मगर अगर उनके लिए अलग से फेयर एंड हैंडसम बनानी पड़ी। अब अगर लड़की का रंग थोड़ा पक्का है और नाक नक्श थोड़े तीखे नहीं है, शादी का मसला है, देखने लोग आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? गहने पहनेगी, कॉस्मेटिक्स करेगी, प्री ब्राइडल मेकअप कर लेगी ताकि ब्राइडल मेकअप का दिन आए, उसको नसीब हो। तो उतना रंग रोगन लगा के अगर वो निकलेगी तो हो सकता है अट्रैक्टिव लगे। तो बिरयानी का वही हाल है कि जब पुलाव बनाने की ना आपको तमीज़ थी ना खाना खिला सकते थे, तो आपने कहा बासमती का चावल है तो सुसरा बोझ से तो बनेगा ना, कि 200 रुपये किलो की बिरयानी में वो बासमती पड़ी थी, उस पर केसर पड़ा है, उस पर जावित्री जायफल है, उस पर मीठा इतर पड़ा हुआ है, मलाइयत के लिए ऊपर से और कुछ पड़ा है, कुछ रंग डाला हुआ है, कुछ इलायची केसर है, फिर आपने ढक दिया, खोला, तमाशा हुआ, थिएटर एट द टेबल कि मैं मुझे आपने कहा वाकई बड़ी नायाब चीज़ है, नायाब चीज़ है। खाने वाले का भी पैसा वसूल हो गया और आपको बनाने वाले का भी पैसा वसूल हो। बनाने वाले तो अपना कमाई कर ली ना उसने, बनाने वाले ने, और क्या। नहीं, उसमें वही जो मोहम्मद फारूक कहा करते थे, उनका दूसरा नुस्खा था। उनका नुस्खा ये था कि सारी चीज़ें रईसों के चोचने हैं, गरीबों की रोटियां हैं, उसने बना ली। अब ये कि घर में का आपको करने को झंझट नहीं है, फेरोज बिरयानी है, बिरयानी बाय द किलोज है, बिरयानी ब्लूज है, हैदराबादी कच्ची बिरयानी है, पक्की बिरयानी है, कोलकाता बिरयानी है, मोपला बिरयानी है, सारी बिरयानियाँ हैं। इदरीस मियाँ जो पुलाव बेचते थे, ऑन कैमरा कह चुके हैं हम तो पहले पुलाव बेचते थे, लोग अब पुलाव खाते नहीं हैं, अब हमने बिरयानी बनाना शुरू कर दिया, नाम बदल के हांडी बदल गई है। तो मुझे लगता है कि बिरयानी नाम की कोई चीज़ थी नहीं। बिरिंज बिरिया का मतलब है फ्राइड राइस, उसको बनाना आसान था। चावल को तल लीजिए तो दाना टूटेगा नहीं, सेला राइस है तो और कम टूटेगा, मगर उसका नुकसान ये है कि वो यखनी का स्वाद जज्ब नहीं करेगा, उसमें आपको चावल का मज़ा भी नहीं आएगा, गोश्त का मज़ा भी नहीं आएगा, यो टिम्मम्मा ऊपर से पड़ा है, उसको आप खुश होकर खा लीजिए। मतलब बिरयानी भी ऐसा है कि पुलाव का ही मेकओवर बिरयानी है, पुलाव का डेलिबरेट मेकओवर। सर एक और आपका मुगल वाले टॉपिक के बाद जो सेकंड आपका फेवरेट टॉपिक है तंदूर। तंदूर कहाँ से आ गया? तंदूरी रोटी, तंदूरी मोमो, मतलब हर चीज में तंदूरी है ना। पनीर है तंदूरी पनीर, रोटी तंदूरी रोटी, क्या कहते हैं तंदूरी चाय भी मिलती है, तंदूरी मोमो, अगर आप मसूरी और शिमला में तो तंदूरी चाय भी आजकल मिलने लगी, जयपुर में भी है तंदूरी चाय। उसका कारण क्या है कि आदमी हर वक्त कुछ नॉवेल्टी चाहता है, नंबर एक। और सर दिल्ली में तो रिलेशन भी कर रहा है। पंजाबी रिफ्यूजी लोग हैं, उनके पास पैसा है, खाना वो डिसाइड करते हैं कि खाना आप क्या खाएंगे। आपको अगर आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हैं, इकट्ठे खाने चलेगा परिवार वाले, जो शाकाहारी उनको पनीर मिल जाएगा, साग पनीर या कोई आलू पनीर, पालक पनीर। जो मांसाहारी है उनको तंदूरी चिकन मिल जाएगा, उसी पालक की ग्रेवी में साग पनीर मिल जाएगा, बच्चों को बटर चिकन मिल जाएगा, कम मुलायम मसाले वाला, मुर्ग मखनी वाला। माता जी दादी जो गई उनको बादी का दाल या दाल तड़का मिल जाएगी, आप फिर रबड़ी खा के घर आ जाएंगे। तो जो लोग खाना पका रहे हैं, जो लोग खाना बेच रहे हैं, वो अपना जायका आपके ऊपर थोप रहे हैं, वो विदेशी नहीं है, वो यहाँ के भी हैं। भाई बनाने वाला ही डिसाइड, वो ऑब्वियसली ऑडियंस कहते हैं कि ऑडियंस डिसाइड करती है पिक्चर पर, पिक्चर तो डायरेक्टर डिसाइड करता है। देखिए नोम चॉम्स्की जो आजकल बड़े बदनाम हुए, एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल मुहावरा था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। जो ताकतवर होता है वो अपने पक्ष में सहमति कैसे बनाता है। आजकल खाने की दुनिया में जो हो रहा है इज मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट। आपने पुरानी कहानी सुनी होगी ना, बादशाह सलामत नंगे फिर रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कहने की आप नंगे फिर रहे, कि आपके तो वस्त्र सारे पारदर्शी हैं। आप किसी की हिम्मत नहीं होती कहने की ये खाना गलत बना है यार, जलालत का खाना बना है, कैसे खा सकते हैं हम इसे। तो खाने वाले को पता भी नहीं है कि तरीका, एक्चुअल तरीका क्या है। फिर मैं आपकी चीज को तब क्रिटिसाइज करूँ जब मुझे सही चीज बताओ। अब सही तो पता नहीं है, तो जो आपने दी नहीं, आप ये तो कह सकते हैं कि मुझे पसंद नहीं आ रही। सोशल प्रेशर है, सब खा रहे मजे से, मैं अकेला कैसे बोल दूं? तो ठीक है, सब दुखी है पर कह कोई नहीं रहा। नहीं, ये तो देखिए कई बार ये भी कहा जाता था खाइए अपने मन का, पहनिए तन पे दूसरे का, मगर मेरे ख्याल में दोनों काम अपने मन के करने चाहिए। सर ग्रेवी कल्चर जो है, ग्रेवी कल्चर भी अभी शायद रिसेंट ही है, पुराना है कि रिसेंट है? रेस्टोरेंट आने के बाद गुर्बत का है ना, ढाबे का, कि पहले इतने पैसे में इतना आया, थोड़ा ग्रेवी और दे दे, मगर कई ढाबों में मेनू में साफ लिखा कि एक्स्ट्रा ग्रेवी 50 रुपए की और होगी। लिखा है तो है। और वो कई दुकानों में डोसा सांभर इसलिए लोकप्रिय थे कि सांभर पेट भरने को मिल जाता है। तो ग्रेवी, तंदूर, जो सारी चीजें मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय रेस्टोरेंट ओनर्स थे, नॉट तंदूर। तंदूर के बारे में सब बात कर रहे थे कि तंदूर तो सिंधु घाटी सभ्यता में था, तंदूरी खाना पंजाब में था, हरियाणा में था, राजस्थान की सरहद तक था, तंदूरी खाना तो था, मगर तंदूरी खाने के इतने प्रकार नहीं थे।
अभी तंदूरी मोमो नहीं था, मोमो तो स्टीम ही था। हाँ, तंदूरी बना दिया उसको। मगर जो आदमी तंदूरी खाने का, टिक्के खाने का शौकीन है, उसको लगा कि झोंको ससुरे इसको मोमो को भी तंदूर में, इसकी भी अगली बार रिक्शा करवाओ। सबकी अगली पिक्चर कराओ सर। एक सर रेस्टोरेंट में ये शाही वर्ड क्यों होता है? शाही टुकड़ा, शाही पनीर, ये शाही वो शाही, ये शाही मार्केटिंग टेक्निक है? नहीं, शाही मार्केटिंग टेक्निक है ना। आप राजकुमार हैं ना हम राजकुमार हैं। हाँ। तो अब हम कैसे कहें कि हम बड़े खानदानी रईस हैं? तो हमने शाही खाने तो खाए हुए हैं ना। हाँ। हमारे एक दोस्त थे, उनका देहांत हो गया, कमल जोशी, बड़े अच्छे फोटोग्राफर थे। वो करते हमने घी खाया हो ना खाया हो, हमने घी का खाली पिप्पा तो बजाया हुआ है। तो यही है कि हमने शाही खाना खाया हुआ है। हम शाही टोस्ट खाते हैं, शाही तंदूर में आए थे। बिल्कुल, हमने शाही टुकड़ा भी खाया है, हमने शाही रान भी खाई है, अब सिकंदरी कहिए, अकबरी कहिए, वही नूरजहां की नमाज पढ़ने के बाद जो कुछ खा लें आप। सर समोसे कचौरी का इतिहास और आपका ब्रेड पकोड़े का किस्सा बहुत ज्यादा फेमस है, उसकी मौत। देखिए, समोसे के बारे में इस पे बात करें। हाँ, बिल्कुल, समोसे के बारे में मेरा यह मानना है कि समोसा निश्चित रूप में बाहर से आया। बाहर से कहाँ से आया? विलायत से नहीं आया, ये आया मध्य एशिया से। कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, ताजिकिस्तान में समोसा नाम की चीज बनती है। उसका हमारे समोसे से कोई लेना देना नहीं है। वो मोमो से भी अनगढ़ है। लौदा दिखता था जिसके भीतर घोड़े का मांस होता था, वो उबला जाता था या भाप से पकता था या सिकता था। मगर जब वो धीरे धीरे पर्शिया, फारस तक पहुंचा, तो फारस वाले तो बड़े स्तब्ध सुसंस्कृत आदमी थे। उन्होंने उसका एक रूप बदल दिया। उन्होंने उसका तिकोनी छोटी पेस्ट्री बनाई जिसमें मुर्गी का कीमा होता था, चिलगोजे होते थे और बहुत परतदार पट्टी होती है, हैदराबाद की लुकमी जिसे कहते हैं, एक छोटा लुकमा। जब तक वो हिंदुस्तान में पहुंचा तो हिंदुस्तान के हर प्रांत में उसका रूप बदल गया। बंगाल में वो सिंघाड़ा बन गया, जहां आलू उबाल के नहीं, काट के कचल की सब्जी बना के भरा जाता है। और जगह उसमें कहीं गोभी भर दी गई, कहीं अंडा भर दिया गया, कहीं कीमा भर दिया गया, तो समोसे का रूप बदल गया। मगर जो मैं कहता हूँ कि लोगों को समोसा खाने की तमीज़ नहीं है, वो ये है कि समोसे का असली गुण क्या है कि उसका जो लिफाफा है वो पतला पारदर्शी हो, उसमें अजवाइन छिटी हो, वो छना अच्छी तरह से हो, उसके भीतर जो मसाला कचौरी की तरह का था कि आलू छिलके वाला है या छिलका उतरा वाला है, आलू पुराना है या नया बीज वाला आलू है, उसका मसाला क्या है। दिल्ली में एक पप्पू समोसे वाला है जो कूड़े के कचरे की दुकान, जहाँ मेरे लड़के का दफ्तर उसके ठीक बगल में है। जगह गंदी है मगर समोसा बड़ा अच्छा है। वो सिर्फ समोसा बनाता है, वो उसमें सिर्फ कसूरी मेथी डालता है और साबुत धनिया डालता है। तो उसका यूएसपी ये है कि उसका समोसा इस कचौरी के मसाले से बहुत फ़र्क है। इस कचौरी के भीतर जो आलू का मसाला था वो आदर्श समोसे का मसाला भी हो सकता था कि छिलके वाले आलू कुचले गए और ये मसाला है, मगर आवरण इसमें कचौरी का है, उसमें समोसे का था। तो मुझे लगता है कि ये खेल थोड़ा थोड़ा मसाले का है और इसका है कि आपकी ज़ुबान पे कौन सा समोसा पहले चढ़ा हुआ है। अब वैसे अगर आप बहुत सेहत का हट है तो भला हो अंग्रेज़ों का या बुरा हो अंग्रेज़ों का, जो चाहे आप कह लें, वो बेक्ड समोसा भी मिलता है, थाईलैंड का पट्टी समोसा भी मिलता है। कि जब आप शौक से खा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं, एक समोसा है जो हरी का समोसा है, लोकनाथ का, इलाहाबाद वाला, जो 3 महीने तक खराब नहीं होता। उसमें एक दाल की पीठी वाला समोसा होता है और एक आलू की पीठी का समोसा है, तो इतना तला जाता है कि उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इस साइज का होता है। एक कॉकटेल समोसा होता है छोटे आकार का, एक मशरूम समोसा होता है, एक पोटली समोसा होता है, एक क्लब समोसा होता है। तो समोसे का आकार फर्क है, उसकी फीलिंग फर्क है, उसका ट्रीटमेंट फर्क है। समोसे का विकास भारत में हुआ है जैसे पुलाव का और बिरयानी का विकास भारत में हुआ है। भारत की एक चीज और है ना, भारत बाहर का कोई फूड लाता है और उसे अपने स्टाइल में बना देता है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं वो चाइनीज अगर आके इंडिया का चाइनीज खा ले तो सर पकड़ ले कि यार ये हम क्या खाते थे, क्या बना लिया। वो तो देखिए, ये थोड़ा अन्याय है कि भारत का जो ओरिजिनल चाइनीज था वो चाइनीज ही लाया था। जब सन्यात सेन के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया और कुमिंगतांग वाले आने लगे, तो वहां से कैंटोन के लोग भग कर मलाया से भारत आए। जो खाना कलकत्ता में टेंगड़ा बस्ती का था वो कैंटनीज खाना था और शुद्ध चाइनीज खाना था। वो आपके और मेरे लिए खाना नहीं बना रहे थे, वो उन लोगों के लिए खाना बना रहे थे जैसे ढाबे का शरणार्थियों के लिए खाना बना रहा था, रेस्टोरों के लिए नहीं। टेंगड़ा वाला चीनी जूता बनाने वाले के लिए, चीनी दांत साज के लिए, चीनी घड़ी बनाने वाले के लिए, चीनी नक्काश के लिए, चीनी मिस्त्री कबाड़ी के लिए खाना बना रहा था। वो खाना ऑथेंटिक था। ये खाना सन 62 तक चला। 62 में जब भारत चीन विवाद हुआ तो ये सब चीनी गिरफ्तार कर लिए गए, फिर कभी ये पनप नहीं पाए, बस नहीं पाए। आज जो खाना जिसे आप चीनी खाना कह रहे हैं वो चीनी खाना है ही नहीं। तो वो पंजाबी चीनी खाना है, गुजराती चीनी खाना है, जैन चीनी खाना है,
पर चीनी नहीं है, और नाम उसमें चीनी की मंचूरियन है, ये जैन मंचूरियन। बोले भाई हाँ, जैन मंचूरियन कहाँ से आया? उन्होंने हमारी सीमा का अतिक्रमण करके 62 में हमारी ऐसी तैसी की, हमने उनके खाने की ऐसी खाने की ऐसी तैसी की बदला ले रहे हो कुल मिला के हम चाइनीज खाने से। हाँ सर, चाय पे थे अपन कि चाय शरीर की थकान से लेके बीमारी का इलाज, शादी के रिश्ते से लेके सरकारी काम और पीएम बनाने का भी सामान है चाय। तो ये चाय की हिस्ट्री क्या है? चाय की जो चर्चा है वो मोदी जी को शोभा देती है, वो हमको और आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। नंबर 1, हम पकौड़े भी नहीं बेच पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि चाय की थकान, ये सब जो आपने गुण गिनाए, अगर ऐसे ही गुण होते तो बच्चों को शुरू से दूध के बदले आप चाय क्यों नहीं पिला रहे होते? चाय में जितने गुण हैं वो दूध और चीनी मिलाने के साथ खत्म हो जाते हैं। जो फ्लेवोनिन इसमें होते हैं, टेनिन होते हैं, एसिडिटी होती है। अगर आप, इसीलिए मैं बार बार ग्रीन टी कर रहा हूँ, बाद में मैं कुछ भी करूँ, दूध की रबड़ी अलग से खा लूँ। मगर मेरे ख्याल में चाय पीने का जो रिवाज है वो अंग्रेज़ों ने चलाया कि आप घर में आने किसी को, आप किसी को छाछ पिला देंगे, आप किसी को शिकंजी पिला देंगे, आप किसी को बहुत अगर समर्थ है तो शरबत पिला देंगे। चाय कहाँ से पिलाएंगे? चाय आई अंग्रेज़ों के साथ है, अंग्रेज साहबों के साथ ही। आपने बड़ा अच्छा मुहावरा यूज किया, सरकारी दफ्तर में अगर काम कराना है तो घूस खिलाने को चाय पानी का इंतजाम करते थे कि चाय पानी पान बीड़ी के लिए चपरासी को दे जाइए। जो अगर आप किसी को अपने घर में खाना नहीं खिलाना चाहते हैं किसी भी कारणवश, कि जात के कारण, खर्चे के कारण, तो उसको घर में चाय पे बुलाएंगे। आजकल कोई नहीं देता, पहले बच्चे लड़कियों को शादी में टी शर्ट दिए जाते थे। तो चाय की केतली मुझे नहीं मिल रही आजकल खरीदने को कहीं। नहीं अगर आप कहें मैं चाय को ब्रू करके पीना चाहता हूँ तो आपको चीनी मिट्टी की चाय की केतली नहीं मिलती। कश्मीर की जो खूब टीकोजी होती थी वो आप खरीद के नहीं मिलते हैं। चाय पीने का मज़ा लोग भूल गए कि ब्रू टी क्या होती है, डिप 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 वाली चाय होती है। अच्छा, चाय का एक और मेरे को लगता है कि शायद बचपन में ही देखा मैंने, प्लेट्स जो सॉसर के साथ था कि वो चाय थी उसमें डाली और थोड़ी सी उसका एक अलग उसका मजा। वो तो खत्म हो गया सब। देखिए उसका भी एक बचपन की नॉस्टैल्जिक मेमोरी है वो। नहीं तो उसमें बिस्कुट डुबा के खाना भी आना चाहिए। आपको याद होना चाहिए, याद है गुल के भीतर चला भी जाता था। अरे उस पे एक दूसरा बिस्कुट फिर रेस्क्यू मिशन पे जाता था। बिल्कुल, कि उसको बचा के ला पहले वाले नहीं। और उसके साथ चमचे का जो इस्तेमाल था, तो लोग कहते थे कि प्याला टूट जाता है, वो चमचा अमर होता है, वो किसी दूसरे प्याले में फिट हो जाएगा। तो देखिए दिक्कत ये है कि आपको चाय पीने का जो आपने सॉसर की बात की, वो आपके घर में किसी ने आपको अंग्रेज से मार मार के अंग्रेज नहीं बनाया ना, कि ये तरीका नहीं है। चाय की चुस्की लेना सीखो, उसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम गटकने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय तो अलग मरीज़ हैं, गर्मी के मौसम में गर्मा गर्म खाना खाते हैं, तो उनके लिए तो चाय भी गर्मा गर्म पीनी। सर जोधपुर में मैं तो आंखों देखा दृश्य है ये। जोधपुर में जून की गर्मी, राजस्थान की गर्मी वैसे फेमस, उसमें जोधपुर जो कि राजस्थान से सटा हुआ है, गर्मी भीषण 50, मतलब अगर आप 2 मिनट गाड़ी खड़ी कर लो तो आप पसीने से लबालब हो जाओगे। वहां पे जोधपुर में सूर्या नमकीन का कढ़ाई से गर्म समोसा निकल रहा है, कढ़ाई से गर्म गर्म समोसा, कढ़ाई के बाहर बैठे 100 आदमी 50 डिग्री की गर्मी में, वो समोसा निकला है और लड़ लड़ के उन्होंने समोसा लिया है और तुरंत वहीं के वहीं निपटा है। मैं कहा जय हो जय हो जय हो। वो है ना, मैं भी उनमें से एक था, मैं उनकी बात नहीं बना रहा, मैं भी उनमें आप तो ज्ञानी थे, जहर ने मारा जहर को, गर्मी को गर्म से मारा। गर्मी को गर्म से मार रहे थे हम। ठीक है सर, अब खाना आया, पीना आया, अब आया पान। पान पे 2 शब्द सर आपके। पान पे 2 शब्द से ज्यादा ही हो सकते हैं। देखिए पान खाने में भी दिक्कत यह है कि लोगों को आज पान खाने की तमीज तो क्या, कोई अबसा नहीं आता। आपने कहा पान खाना, पान खाया नहीं जाता। जुगाली करने वाला जो पान खाता है वो जानवर के समान है। पान नोश फरमाया जाता है, और पान जो कह रहा है वो पान मांग रहा है, उसको पता है। उसे मगही चाहिए, बंगाली चाहिए, कलकत्ता चाहिए, सोफिया चाहिए, जगन्नाथी चाहिए, देसी चाहिए, सुहागराती चाहिए, या महोबा चाहिए, कपूरी चाहिए। उसके बाद उसको उसमें चूना कत्था किस तरह का चाहिए, उसमें लौंगा इलायची चाहिए, लौंगा इलायची का बीड़ा बनाए खाए, गुरी का यार बनम तरसे वाला खेल हो। मगर या पिच करके थूकरा खाए के पान बनारसी वाला, बनारस का कोई पान ही नहीं होता। वो भांग की तरंग में पान खा के थूक गए सबके मुंह में अमिताभ बच्चन, और लोग उस गाने पे मस्त हो गए बनारसी पान। तो पान नहीं होता वो जो मगही पान है वो पान बेसिकली देसी पान है, जिसको पकाया जाता है मिट्टी में दबा के। तो कई चक्कर है। अब पान का जो बीड़ा है, वो बीड़ा क्या था, कोई वीर आदमी जब किसी हिरावल दस्ते का सदस्य बन के बाहर जाता था तो बीड़ा उठाते थे, उसको तश्तरी पेश की जाती, कौन है आज जो सुसाइड मिशन में जाएगा। जो बीड़ा उठाता था वीर, वो होता था। अब उसमें तो वैसे स्टार्ट है कि बीड़े का, कि कौन उठाएगा इस काम को करने का, कौन बीड़ा उठाएगा, तो वो बीड़ा बन गया। अब वो बीड़ा पान का होता था। अब ये कि आप सुपारी देते हैं मर्डर करवाने के लिए, वो सुपारी भी कोई उठाता है। और अगर आप कलाकार आदमी तो आप लोगों को चूना भी लगा देते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि पान के साथ जो हमारे मुहावरे हैं वो उजागर करते हैं भारतीय स्वभाव की उस प्रकृति को जो सारे देश को एक करती है। पान कहाँ से आया, देश की किस हिस्से से आया, कोई भी बता। सुपारी कहाँ से आई, इलायची कहाँ से आई, लौंग कहाँ से आया, चूना कत्था कहाँ से आया। तंबाकू हम अभी जिक्र नहीं कर रहे, बुरी चीज़ है। जो पान लगाने वाला है उसे चौरसिया कहते हैं, क्योंकि एक पान में 4 रस होते थे उन 6 रसों में। गुजराती अगर आप हैं तो नमकीन रस भी डाल देंगे, धानानी दाल का। तो ये होता था पान का पत्ता। चौरसिया जी, मतलब जो 4 रस देंगे इस पान में, जिनके हाथ में पान के 4 रस है। 4 रस है। अब दिक्कत ये है कि अब उसमें आप खाएंगे, हम तो फायर पान खाएंगे, हम तो चॉकलेट का पान खाएंगे, हम उसमें आइस पान है, आइस पान खाएंगे, जीभ जलेगी, मुंह जलेगा, मगर आपने वो देख रखा है तो आप खाएंगे वो। और पता नहीं, मतलब ये तो अब एक दिल्ली में शाह साहब हैं जो कहते हैं बिना सुपारी का पान खिलाते हैं, खजूर की सुपारी बनाते हैं। तो भाई साहब वही वेज बिरयानी वाली बात है ना। अगर सुपारी खानी है तो सुपारी खा लो ना यार, बिना सुपारी क्यों खा रहे हो, खजूर बिना सुपारी का पान क्यों खाना है। उसमें चेरी डाल रखी है, उसमें आइसक्रीम के टूटी फ्रूटी के टुकड़े डाल रखे हैं, मगर खाना जरूरी है। बस वो पान का नाम हो गया, बाकी चीजें तो अल्टर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे एक जगह याद है, काशी में मैं वो जगह, तो मैं जगह का नाम नहीं लेता, आप तो पहचान जाएंगे। वहाँ पे वो गेट पे मैं गया पान खाने, चोरे से ही थे। तो मैंने क्या एक पान लगा, तो बनारस आए तो पान खाते हैं। तो मैं लेफ्टी हूँ, तो मैंने लेफ्ट हाथ आगे बढ़ा दिया, पान दो। तो उन्होंने पान वापस खींच लिया कि मैं लेफ्ट में नहीं दूंगा, आप राइट में लो। मैं ठीक है, राइट में लेते हैं। फिर राइट में पान लेके मैंने कहा चलो एक पैक भी कर दो। तो मैं पान खा रहा था, वो खाते खाते पैक करने का दिया, तो उसने कहा कि मुँह का पान का है। मैं कहा मैं तो खा गया। बोले ऐसे थोड़ी खाते हैं, इसको साइड में रख के चूसना होता है। मैं दोबारा पान बनाऊंगा आपका, फिर दोबारा पान बनाया। ये हादसा आपके संग केशव तांबुल भंडार में हुआ होगा, लंका में बीएचयू के सामने। वो बड़ा फ्रॉड वाला किस्सा है। उसकी मिथ मेकिंग कर रखी है वहाँ के काशी प्रसाद सिंह जैसे लोगों ने, जो जर्दा खाते हैं, जर्दा खाने के लिए पान खाते हैं, खैनी खाते हैं, थूकते हैं। और वो चूंकि उसकी दुकान बिल्कुल बीएचयू के सामने है तो वो लेजेंड बन गया है। वरना मेरे ख्याल में आप मुझे पान खाना क्यों सिखाएंगे साहब? मैं पान की जुगाली नहीं करता हूँ, मैं पान कैसे खाऊँ? मैं मुँह में घुला रहा हूँ, मैं नहीं घुलाता हूँ मुँह में। मैंने अगर जर्दा नहीं डाला है तो मुझे पीक थूकने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिना जर्दे के खाता हूँ मैं, बिना जर्दे खाता हूँ, आपको पीक थूकने की जरूरत ही नहीं है। और आप कोई डॉक्टरी नुस्खा थोड़ी है, मैं पान अपने सुख के लिए खा रहा हूँ। ठीक है सर, अभी फूड कल्चर पे जाने से पहले एक सवाल है, नहीं पूछूंगा तो मेरी टीम और मेरे परिवार वाले जो ये पॉडकास्ट देखेंगे बोलेंगे क्यों नहीं पूछा। तो सर, अब राजस्थान में बैठे तो दाल बाटी पे भी कुछ कहिए। दाल बाटी पे देखिए, मुझे लगता है कि दाल बाटी के संग भी ये है कि बाटी जो है वो पैन इंडियन है। वो बाफला हो जाती है मध्य प्रदेश में, वो लिट्टी हो जाती है बिहार में, और वो सिद्धू हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। मगर दाल जो है वो भी अखिल भारतीय है। मगर यहाँ की जो पंच मेल दाल है उसका मेल कुछ फ़र्क है, और उसका बाटी के साथ मेल फ़र्क है। और बाटी को अगर आप घी में डुबा के आराम से दाल के संग खा रहे हैं तो वो एक अपने आप में पूरा खाना है। मगर अब आप उसका भी अगर फ्रेंचिफिकेशन करें कि उसको बेक कर लें, उसको ये कर लें, उसमें कहीं ना कहीं वो तो जो जगरे की बाटी जिसको कहते हैं, जो कोयले पे बनती है, वो है उसका मज़ा है। मगर मेरे ख्याल में वो भी अब ओवरडन है। उसके अलावा भी राजस्थान में खाने को बहुत कुछ है। पर वही, अब सही बात है, 2-4 चीजें पकड़ के उसकी मार्केटिंग बड़ी हो रही है। जैसे मुंबई में बात करते हैं वड़ा पाव, पाव भाजी है, तो बहुत सारी चीजें, पर फोकस 2 पे ही है। सर, फूड फ्यूजन जिस पे भी आपने कहा कि डोसा तो आलू से बनता था, पर अब चॉकलेट डोसा भी है, स्ट्रॉबेरी डोसा भी है। फ्यूजन में 2 प्रकार है। फ्यूजन में 2 चीजें हैं। संगम हो सकता है 2 ऐसी चीजों का जिनका पानी गंगा और यमुना की तरह संगम में मिलके एक हो रहा, फिर धारा बह रही है। एक ये होता है कि जबरदस्ती आप 2 चीजों को मिला रहे हैं, तो वो मतलब नहीं बात बैठती। अगर फ्यूजन से कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो 2 स्वर अगर संगीत की भाषा में विवादी हैं तो वो फ्यूजन नहीं है। और फ्यूजन अगर देखने के लिए तश्तरी में पेंटिंग है, जायके का नहीं है, तो बेकार है। यही सर, आपने मतलब एकदम एग्जैक्ट वर्ड यूज किया कि वो तश्तरी में पेंटिंग है कि महाबली डोसा, तो महाबली डोसा क्या देख के वाह वाह वाह, अब खाएं कैसे भाई इस महाबली डोसे को? 32 इंच का पराठा अभी बंद हो गया, तो 32 आदमी आने पड़ेंगे खाने के लिए पराठे। आप ये देखिए, जो फैमिली नान बुखारा वाली, तो फैमिली साथ में नहीं तो वो नान खा से खाई जाएगी। सर, मैंने बुखारा में, जब भी मैं जाता हूँ बुखारा में खाता हूँ, मैंने मन में ही है वो, तो किसी और टेबल पे आता है तो बस मैं देख ही लेता हूँ कि यार ये मैं भी खाऊंगा एक दिन, क्योंकि हम जब भी होते हैं 2-3 जने होते हैं मुश्किल से, अब वो नान 2-3 आदमियों के बस में आएगा नहीं। देखिए, वो फिर आप देखते रहे तो कितने लोगों के पेट में दर्द आपने कर दिया होगा अब तक। मगर छोड़िए, मगर मुझे लगता है ये सारे तमाशे हैं, ये खाने के लिए नहीं है। मोस्ट ऑफ द फ्यूजन जिसे आप कह रहे हैं वो तमाशा है, वो जस्ट सिजलर है कि वो
करता हुआ आता है तो पूरा होटल देखता है नहीं, क्या आया क्या आया और क्या, वो दूसरों का खाना भी खराब करता है। हाँ। घर में मिर्च का छौंक लगता है, तड़का लगता है तो खांसी आती है सबको। हाँ। सिजलर सबका खाना खराब करता है। और सिजलर जब आता है तो वो यूएसपी है, अरे क्या है ये लाए, ये भी लाओ उससे होता है। और वेजिटेरियन सिजलर भी हो गए। सर फूड फ्यूजन के साथ एक और कलाकार जिनकी वजह से शायद ये फूड फ्यूजन बढ़ा है, वो है फूड इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने, मेरा मानना है फूड इन्फ्लुएंसर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फ्रीडम फाइटर्स होते हैं। फ्रीडम फाइटर्स होते हैं जो अपने को ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर कहते हैं। उनका एकमात्र जीवन में मकसद ये होता है कि हम इन्फ्लुएंसर घोषित हो जाएं और होटल वाले हमें खाने को बुलाएं फ्री पे, हमें बिल ना देनी पड़े, फिर हम उनकी फ़ोटो खींचें। वो फूड पोर्नोग्राफर हैं, क्योंकि जब वो फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें दिखता क्या है, उनका चेहरा इतना बड़ा, खाने की चीज़ इतनी छोटी। तो खाना क्या था ये तो पता नहीं, आपका थोबड़ा मैंने देख लिया, तो काहे मैं उसको देख के अपना वक्त बर्बाद करूं। तो होटल वालों को अगर ये लगता है कि फ्री में पब्लिसिटी हो रही है या हमको इंस्टा में कुछ मिल रहा है, व्यूअरशिप मिल रही, खाना तो उससे बिकता नहीं है और ना खाने में मज़ा आता है। और कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं जो खाने की रत्ती भर तमीज़ हो, कोई भी नहीं। 2-4 लोगों को छोड़कर जो ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, वीर सांघवी हैं, रॉकी मोहन हैं, जो खाने के जानकार हैं, खाने को जानते हैं, संगीता थपलियाल हैं, जो लोग जब फूड ब्लॉगिंग करते हैं तो उसका एक इतिहास है। करमरकर हैं बम्बई में, जो फाइनली चॉप्ड वाले हैं, मेरे ख्याल में रुशीना गिल्डियाल हैं। ये लोग वो हैं जिनको खाना पता है, जो खाने के बारे में जब ब्लॉग करते हैं तो कहते हैं कि उस रेस्टोरेंट में आज ये चीज़ खाने की ठीक नहीं थी। और ये अधिकांशतः वो लोग हैं। अब ईश्वर झूठ न बुलाए, मेरे संग भी होता है, जब मैं कहीं खाने को जाता हूँ तो मैं पैसा नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग पहचान लेते हैं, कहते हैं बड़े नसीब आज हम हमारे यहाँ आए। मगर मैं पैसा देना पसंद करता हूँ ताकि मैं ये कह सकूँ कि आज मैंने जो खाया वो बुरा था। सर फूड इन्फ्लुएंसर में एक और चीज़ होती है, आपने एकदम सही कहा कि कई बार कई ऐसे वीडियोस आने लग गए कि वो फूड बनाने वाला परेशान है, ये क्या डाला आपने, आलू है, ये क्या डाला आपने, नमकीन डाल दी, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, और बटर डाल, चीज़ डाल। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, हर चीज़ वाह वाह वाह, अरे कभी तो ससुरा बुरा खाने को मुंह में जा रहा होगा। अच्छा सर, इंडियन स्ट्रीट फूड को लेके एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे हाइजीन की डिबेट है कि यार वो हाथ नहीं धोते, खाना ऐसा वैसा, लेकिन टेस्ट कमाल का है। हाथ नहीं धोते तो कम है, यहाँ वहाँ खुजाते रहते हैं। हाँ। खाना देने के पहले यानी क्या क्या चूर्ण उसमें आता है खाने में, गरम मसाले के अलावा, ये कहिए ना आप। वो सब होता है, लेकिन मगर टेस्ट जो है उनका नहीं, ये टेस्ट आप कंपेयर कैसे करते हैं कि गंदे नाले के पास जो आलू की टिक्की दिल्ली में मिलती है, हाँ। वो जो गंदे नाले के पास आगरे में मिलती है, हाँ। या जो गंदे नाले के पास कानपुर में मिलती है, वो तीनों एक से स्वाद की हैं। उनके स्वाद में कानपुर का, बनारस का और आगरे का फ़र्क है कि नहीं है, दिल्ली का फ़र्क है कि नहीं है। तो स्वाद का जो आपका रिकलेक्शन है, स्मरण है, वो आपकी याददाश्त है। आप मुझे कैसे बतला देंगे? गुआ गुड़ का रस तो अंतर्गत पावेगा ना। जो आपने टिक्की खाई वो बड़ी अद्भुत थी, उसमें मसाले का था, सिकाई का था, या आपके उस दिन के मूड का था, या जहां आपने खाया वहां वास्तव में अच्छा बना था। भाई नॉर्मली ऐसे कहते हैं इंडियन स्ट्रीट फूड खा के आदमी कहता है कि मजा आ गया, वो हाइजीनिक कौन कहता है साहब, कौन कहता है इंडियन स्ट्रीट फूड हाइजीनिक? कहाँ नहीं है। आजकल तो सड़क के किनारे खोमचे में बैठा आदमी बिस्लरी का पानी भरता है आपके लिए बताशे में, गोलगप्पे आते हैं घूरे से, भले ही मतलब उसको छोड़िए आप, मगर वो पंजाबी है तो वो वोदका भी भर देता था पंजाबी बाई नेचर में, जब तक उसका धंधा चौपट नहीं किया एक्साइज वालों ने आके कि मतलब 8-10 गोलगप्पे खा लो, बड़ा मजा आता था। मगर देखिए दिक्कत ये है कि इंडियन स्ट्रीट फूड के बारे में जो कहानियाँ हैं ये भी बैक स्टोरीज टू खाना बनाने के लिए हैं। हमारी दोस्त हैं, आपकी तो बुक भी थी इसी पे आपकी बुक है ना? बुक में एक चैप्टर है। हाँ। सोनल मानसिंह हमारी बड़ी अच्छी मित्र हैं, हमारे ऊपर बड़ी उनकी कृपा थी। उन्होंने एक दिन घर में दावत दी का मैंने आज बड़ा पुरानी दिल्ली का अच्छा खाना बनवाया है, चाट वाला बिट्टू आया है। मैंने कहा बिट्टू पुरानी दिल्ली का कब से है? तो उन्होंने कहा वो 50 साल से तो है। मैंने कहा देखो सोनल, आपकी हमारी मुलाकात 65 साल पहले रामजस कॉलेज में हुई थी। तब बिट्टू अपने माँ बाप की आंखों में चमक भी नहीं था, मतलब ही वाज नॉट अ ट्विंकल इन द आईज ऑफ हिज पेरेंट्स। अब वो क्या पुरानी दिल्ली का खाना खिलाएगा? मेरे लड़के ने कहा नहीं तुमको पता नहीं, बिट्टू बड़ा मशहूर था। मैंने कहा बेटे तुम जब मेरे 30 साल बाद वहाँ गए तब तुमने बिट्टू को देखा, तुम्हारी जुबान पे बिट्टू का खाना चढ़ा हुआ है। वो चाट वाला वहाँ कोई, बिट्टू खुद ही दिल्ली का नहीं है, बिट्टू से पूछो कि बिट्टू बाहर का निकल जाएगा। बिट्टू भी बाहर का निकलेगा। आपको खाना बनाने वाले इस शहर में सांभर और इडली बनाने वाले बिहारी झारखंडी मिल जाएंगे। ये सब होना चाहिए, अखिल भारतीय स्तर पर सब होना चाहिए। मगर स्ट्रीट फूड का जो महिमा मंडल है ना, अरे यार अगर आपने दही पापड़ी चाट वहाँ नहीं खाई ना, उसके भल्ले नटराज के भल्ले, तो कुछ नहीं खाया। अब वो नटराज को मरे कितने साल हो गए, वो जो सीताराम बाजार वाला था उसको मरे कितने साल हो गए। उनके लड़कों ने वहाँ 3 स्टोरी घर बना के चिकन अला की और हैमबर्गर बेचना शुरू कर रखा है, पड़पड़गंज में बेचते। वो आज भी कुछ सामान वो हैं जो जिससे उनकी शोहरत हुई है।
मगर छोड़िए। 5 स्टार फूड, अभी मैं आपसे अपन कचौरी खाते टाइम चर्चा कर रहे थे, 5 स्टार जो रेस्टोरेंट्स है फॉर होटल्स है, इनका खाना उतना अच्छा क्यों नहीं होता? कि एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है कोई वर्सेस एक 5 स्टार होटल है, वो मजा नहीं आता खाने का। 5 स्टार होटल का खाना अच्छा हो ही नहीं सकता। उनके सिस्टम्स ऐसे हैं कि आप गोश्त ऐसे खरीदेंगे, सब्जियां इतनी बार धुलेंगी, इसको जो बनाएगा वो होटल मैनेजमेंट वाला आदमी होगा। हेरिटेज कुक अगर हो तो अपने राज उनको नहीं बताएगा कि अगर बता दूंगा तो फिर मेरी कीमत क्या रहेगी, मैं डिस्पेंसेबल रहूंगा। वो अधिकांशतः लोग वहाँ वो जाएंगे खाने 5 स्टार में जो, क्षमा कीजिएगा, गांठ के पूरे अकल के अंधे होंगे। अपना पैसा खर्च करके जो कोई 5 स्टार में खाने जा रहा है, भारत सरकार की कृपा से 30% का लग्जरी टैक्स हो जाएगा, सर्विस टैक्स हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। तो मतलब वो अपने आप में वैसे ही खाना महंगा है, वो महंगा है और टैक्स पे टैक्स हो रहा है, और उसके बाद वो बना अच्छा नहीं है। क्योंकि सही है, मैं अभी एक रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेते अपन, आप तो ले लेते हैं, मैं अवॉइड करता। एक रेस्टोरेंट है बहुत ज्यादा फेमस है, अभी आपने जिक्र भी किया था उसका जिसकी अपन बात कर रहे थे, उसकी दाल के लिए वो फेमस है, और मुझे उसकी दाल अच्छी लगी, बुरी नहीं है, लेकिन वैसी दाल मैंने कई जगह खाई है। ऐसा नहीं है कि वो दाल ऐसी खाली कह रहे तो क्या माइंड ब्लोइंग दाल है। माइंड ब्लोइंग दाल इसलिए हुई कि आपके दिमाग में बार बार ये बात ठूस के कही गई है। इस दाल को ओबामा ने खाया, इस दाल को राजकुमार ने खाया, क्लिंटन ने खाया, किस किस ने खाया। तो आपको लगता है जो उन्होंने खाया वो हमने खाया। अब अगर उन्होंने विष्टा खाई तो आपने भी विष्टा खाई, फिर हम क्या कर सकते हैं। वहाँ पे एक और चीज़ है, मैं इंटरेस्टिंग, मैं गया खाना खाने, तो होता है ना कि बैठे, तो मैं तो वैसे भी हाथ से, घर में भी हाथ से खाना खाता हूँ, बाहर भी मुझे दाल बाटी चूरमा वाले हैं सर, तो दाल चूरा बाटी चूरी हाथ से खाना खाना पसंद है। तो वहाँ जाके मैं बैठे वो, सर हमारे यहाँ की ट्रेडिशन है कि हाथ से खाना खाना होता है। कहा आपके यहाँ की क्या, पूरे जगत की ट्रेडिशन है, हाथ से ही खाना खाना होता है। लेकिन वहाँ जो जेंट्री शायद आ रही है वो नहीं खाती हाथ से खाना, तो उनके लिए हाथ से खाना एक बहुत बड़ा उत्सव हो रखा है। नहीं कि आज तो हाथ से खाएंगे। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा मेरे लिए हमेशा ग्रे एरिया रहा है, मतलब अच्छा भी लगता है मुझे, और मतलब ऊपर से अच्छा लगता है, अंदर से कब ठीक ठाक लगता है, विच इज़ गॉर्मे फूड। आपकी बुक भी है इस पे कि वो 7 कोर्स मील, 9 कोर्स मील, 11 कोर्स मील्स। अब मुझे खाने में शौक है कि मैंने वहाँ जाके 11 कोर्स मील खाई थी। अब वो हर कोर्स मील में वो रंग बिरंगी सी चीज़ें, सजावटी वो रख के, अब उसमें स्वाद भी थोड़ा बहुत है, एक्सपीरियंस तो बहुत है, उसकी वर्थ है, लेकिन वो ना तो भूख मिटती है, और 11 डिश खा रहे हैं तो उसमें से 5-6 डिश ऐसे निकलती कि भाई ले जा यार, क्या लिया, क्या देखिए वो पूरा तमाशा है वो, प्लीज देखिए। नहीं, जो कई मल्टी कोर्स डिनर है उसको फ्रेंच में कहते हैं डिगुस्टेशन, टेस्टिंग मेन्यूज। हिंदुस्तान में टेस्टिंग मेन्यू नाम की कोई चीज नहीं होती थी, भरपेट भोजन होता था, छक के खाइए। तो आपको अगर 6 चीजें भी खिलाई जा रही तो जो चीज आपको पसंद है भरपेट खाइए। यहाँ आपको सेकंड कोर्स नहीं मिलेगा, छोटे छोटे निवाले मिलेंगे, लुकमे मिलेंगे। मगर यदि आपका शौक ये है कि आप ये देख के खुश हो रहे हैं कि मैंने भी कर लिया, इंडियन एक्सेंट में जाके खा लिया, बस ये क्या 11 मैंने कोर्स खाए तो क्या है, ये देखो ऐसे लौकी ऐसे बन के आई थी, और यार डोसा ऐसा हो गया था। मगर अगर आप देखिए तो कश्मीरी वाजवान में आपको मल्टी कोर्स मील ही आता है, और भरपेट खाने को मिलता है, वो नुमाइशी खाना नहीं होता है। खाना वेस्ट भी बहुत होता है। तो सर गौरमे का मतलब गौरमे कॉन्सेप्ट क्या है? गौरमे का कॉन्सेप्ट ये कि आप ये कहिए कि तुमको खाने की तमीज नहीं, मुझे खाने की तमीज है। जिस आदमी को खाने की तमीज है वो गौरमे है, वो भोजन मेकअप ही है, बेसिकली मेकअप है कि भाई नॉर्मल ऐसा है कि तुम जैसे कहते हैं ना नॉर्मल पाव भाजी ऐसे खाना है कि ये रही भाजी, ये रहा पाव, खा लो। गौरमे पाव भाजी हो गई कि वो कुछ भाजी के अंदर पाव रख के फोंडू बना देंगे, ये कर देंगे। ये हो गया कि वो ब्रेड भी फर्क है, वो भाजी भी फर्क है, उसमें ब्लू चीज भी कुछ ने फ्रांस की डाल दी है। ये सारी बातें बेकार की, बस वो सजावटी है ताकि 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए कैसे लिए जा सके, इससे भी ज्यादा। एक सर अभी रिलेटेड बहुत बड़ा ट्रेंड चला ऑनलाइन फूड डिलीवरी। भाई ये 30 मिनट में आप ऑर्डर करते हो, 30 मिनट में खाना आता है। ये बहुत डेंजरस है। हाँ, क्योंकि जहां से खाना नहीं, मैं आपको बताऊं क्यों डेंजरस है। जो आदमी 10 मिनट में खाना लेके आ रहा है वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। जहां से खाना बन के आ रहा है आपको पता नहीं किस क्लाउड किचन से बन के आ रहा है, खाना कैसा बन के आ रहा है, हाइजीनिक कंडीशन। 10 मिनट में खाना आ गया तो 8 मिनट तो आने के, बनाई 2 मिनट में, तो क्या बनाया? 2 मिनट में नहीं बनाया, बहुत पहले से बना हुआ था, और शायद 1.5 बार इंग्रेडिएंट से बनाया गया था, और आपको उसमें 30% ऑफ मिल रहा है। मेरे ख्याल में बहुत ही सरकार ने रोक भी लगाई, मार्केटिंग में रोक लगा दी। डन सर। सर आपने, अब मैं होममेड फूड पे आता हूँ, लास्ट में 2 सेक्शन ही हैं मोटा मोटी ओवर, एक लास्ट फूड सेक्शन है, फिर एक आपके 2-4 आपके क्वेश्चन है। होममेड फूड पे बात करते हैं। आपने लगभग भारत के हर कोने का फूड खा लिया, भारत के बाहर का फूड खा लिया, आपकी नज़र में आप बेस्ट फूड किसको बोलोगे कि ये फूड अच्छा फूड होता है? देखिए मुझे अब तक खाने में खुद जो सबसे ज़्यादा संतोष मिला है वो केरल के खाने में मिला है, कि केरल के खाने में बिल्कुल सादगी वाला खाना भी है, अप्पम स्टू वाला शाकाहारी, और उसमें घनघोर मांसाहारी खाना भी है, बीफ रोस्ट वाला भी है, और मछलियाँ भी, कारीमीन पोलचट्टू भी है, उसमें वो शाक भाजियाँ हैं जो जंगली हैं, और कुछ हद तक
यही खाने का मज़ा आपको कश्मीरी खाने में आता है जो शाकाहारी खाना है। यदि आप नदर का कलिया खा रहे हैं, आप सुक बैंगन खा रहे हैं जो प्रिजर्व सूखे बैंगन से बनता है, जिनको आमतौर पे आदमी नहीं खाता, या कश्मीरी दम बैंगन है तो वो, या हाक है कश्मीरी सिर्फ, या कड़म है, तो इन चीज़ों में आपको बिल्कुल प्योरिटी उन जायकों की मिलती है और फ़र्क मिलता है। उसमें दिखावा ज़्यादा नहीं है खाने में। केरल एंड कश्मीरी फूड, केरल कश्मीर दो छोड़, ये मेरी देश में अनायास हो जा रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा सर, एक चीज़ है भी, अभी आपने रोटी में डिफरेंस बताया, फुल्का, चपाती, रोटी, वैसे ही सर एक छोंक, तड़का, बघार, हाँ देखिए, इसके एक लिए ही मैं- मान लेते हैं, नहीं, अलग नहीं, है। इसके लिए मैं आभारी हूँ शन्नो खुराना जी का। एक बार मैं कहीं बोल रहा था तो वो अपना माथा ऐसे ऐसे हिला रही थी। बुजुर्ग महिला है, मैं भाषण समाप्त करके गया, मैंने पूछा आप असहमत थी? उन्होंने कहा तुमको पता नहीं कि छोंक, तड़का, बघार में फ़र्क है। छोंक ये है जब आप तेल में कोई चीज़ पहले डालते हैं, वो तेल सुवासित होता है, उसमें फिर आप साग डालते हैं तो साग छौंका जाता है। तड़का वो है जो आप ऊपर से डालते हैं, तड़तड़ की आवाज़ होती है खाना पक जाने के बाद। बघार वो जो है खाना बनने की प्रक्रिया के दौरान तड़का कई जगह जाता है, कई बार अलग अलग उसकी तासीर होती है, और हर खाने के लिए तड़का बघार अलग प्रस्तावित है। तो छोंक में तेल पहले हो गया, प्री है वो फूड से, जो तड़का है वो पोस्ट है, और बघार इन बिटवीन है। इन बिटवीन है। बघार की प्रोसेस तड़के की है, बट वो एक बार नहीं अनेक बार होगा और खाना पकने के साथ लगेगा। डन सर। किंग ऑफ मसाला सर आपकी नज़र में क्या है? किसको आप किंग ऑफ मसाला कहेंगे? ये मसाला लगभग सबके पास होना चाहिए और ये है, तो इससे नमक, आपकी नमक, नमक, जिसको मसाले में कोई नहीं गिनता, नमक। अगर नमक आपके पास है तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वर्स्ट मसाला जो आप बोलेंगे, गरम मसाला रेडीमेड पैकेट का, कि उसमें चीज़ें नहीं है, मतलब क्या इशू क्या है? उसमें घोड़े की नींद भी हो सकती है, उसमें मतलब काली मिर्च के नाम पर पपीते के बीज भी हो सकते हैं, उसमें फिलर भी हो सकते हैं, उसमें डेक्सट्रोज भी हो सकता है। हाँ। ठीक है सर। सर किचन में कौन से ऐसे 5 चीज़ें या मसाले ऐसे रखें जिससे खाना टेस्टी बने? 365 दिन खाने की बात कर रहा हूँ मैं। हल्दी का पाउडर हो सकता है, खटाई हो सकती है, अमचूर की, या कोई और, नाम तो हम कह चुके हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप बहुत ही वो करना चाहें तो शायद कुटी मिर्च अगर आप रख लें तो आपको किसी और मसाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर अब आपकी पर्सनल लाइफ पे अपन आ रहे हैं, मतलब पर्सनल जो शुरू पर्सनल लाइफ से किया था, खत्म भी पर्सनल लाइफ पे होना करते हैं। सबसे पहले सर, मोस्ट ऑफ द पीपल नो आप पद्मश्री हैं, तो ये पद्मश्री के का आपको कब ये चीज मिली? इसका जिक्र ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पद्मश्री के बारे में कहा जाता है नाम के आगे और पद्मश्री बाद में लिखाएगा तो सरकार वापस ले लेगी। अच्छा। तो पहले तो लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। दूसरे, मुझे खुद इस बात का ध्यान नहीं आता कि पद्मश्री मुझे किस उपलक्ष्य में मिली थी। 10 साल पुरानी बात हो गई है, मगर जब मिली तो बड़ा अच्छा लगा था। कि अच्छा इस कारण लगा था कि जो दुश्मन है उनके दिल कितने जलेंगे अब। और आपने सर के टीवी शोज किए, उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है? टीवी शोज में देखिए, मुझे 2 एक्सपीरियंस बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब आपका बेस्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो भी मुझे बेस्ट जो लगता है वो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद वाला था। मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराई बहुत बुरा था। उस घटना की करीब 15-20 साल बाद मैं सूरत में था, मेरा ड्राइवर मुसलमान था। उसका वही आदमी है जिसने बाबरी मस्जिद गिराई गई कहा था। मैंने कहा हाँ मौलाना आपको गलत याद आ रहा है। मैंने कहा बाबरी मस्जिद गिराई गई और बुरा किया गया। हाँ, मैंने कहा आपको कैसे याद है? उस आदमी ने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा आप अकेले आदमी थे जिसने विवादित ढांचा नहीं कहा। बाकी सब लोग कह रहे थे कि विवादित ढांचा गिराया गया, विवादित ढांचा गिराया गया। गिराई तो मस्जिद गई थी। आपने साफ साफ कहा कि मस्जिद गिराई गई। मुझे अच्छा लगा कि कभी कभी जो बात आप बिना सोचे जल्दबाजी में भी बोलते हैं वो कितना गहरा असर लोगों के दिमाग पे करती है। और दूसरी ऐसी घटना मुझे याद आती है जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। तो चूंकि मैं पहाड़ी हूँ, मुझसे प्रतिक्रिया लेने को आए, तो मैंने कहा था मातम का माहौल है, मैं इसमें प्रतिक्रिया क्या दूँ? बोले लोग तो वहाँ आतिशबाजियाँ जला रहे हैं। मैंने कहा घर का बूढ़ा मर जाता है तब जब उसको देहांत के बाद ले जाते हैं तभी आतिशबाजियाँ छुड़ाते हैं। तो एक बड़ा पुराना सपना पहाड़ी राज्य का आज नष्ट हो गया है, तो क्यों आप इसकी खुशियाँ मना रहे हैं? ये भी लोगों को बात बहुत दिनों तक याद रही। तो मुझे लगता है कि मुझे और जो आपने कहा कि बुरा वाला अनुभव वो तो ये था कि मैं कहीं बोल रहा था तो कसीदे काढ़े जा रहे थे, तब राष्ट्रपति कलाम थे। उदय शंकर जो कभी हमारे छात्र भी रहे थे, वो तब इंडिया टुडे में काम करते थे। तो किसी ने कोई बहुत मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा कि इनका कॉलर कैसा है, इनका बंद गले का कोट कैसा लग रहा है, इनके बाल कैसे लग रहे हैं। तो मैंने कहा भैया एक बड़ी पुरानी कहावत है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने म्यान। इस आदमी की अकल की बात करो, इस आदमी की पढ़ाई लिखाई की बात करो, कोट पतलून लेके तुम क्या बैठे हो? 5 मिनट में कहा साहब प्रोग्राम समाप्त हो गया, आप घर जाइए, आपका ये चेक है आज का। और जो
15 दिन पहले का प्रोग्राम था, उसका चेक जो अब तक नहीं आया था वो भी हाथ में पकड़ा दिया गया। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा प्रोग्राम भी चल रहा था। इसका मतलब ये था कि उन लोगों को तत्काल इस बात का एहसास हो गया था कि ये बेलगाम घोड़ा कुछ भी बोल सकता है, दुलत्ती मार के चला जाएगा। और लाइव प्रोग्राम था, उसको घर भेजो, पैसे तो बंद करो, घर भेजो। तो ये दोनों अनुभव है। सर आपका काफी पीएम से भी कनेक्शन रहा नहीं, कोई कनेक्शन दूर दराज का रहा है। देखिए राजीव गांधी के साथ ये था कि उनकी भाषणों के मैं अनुवाद करता था, वो सबसे नजदीक का फासला था। मैं चंद्रशेखर जी को जानता था, उनका मैं बड़ा आदर करता हूँ। उनका पारदर्शी जीवन था, आग के सामने वो सब कुछ होता था, जो कुछ भी होता था। उनके मित्र होते थे, उनके दबंग मित्र होते थे, बाहुबली होते थे, पैसा लेके लोग घर में आते थे। एक बार अमर सिंह आए थे, उनकी थैली में, प्लास्टिक की थैली में कुछ खाना था, मुझे हंसी आ गई। तो चंद्रशेखर जी ने मुझे घूर के देखा और कहा कि पुष्पेश, तुम अपने खाने का पैसा दे के खुद जाने वाले हो क्या? तुम्हारा ड्राइवर जो खा रहा है उसके पैसे तुम दोगे क्या? जो अमर सिंह पैसे लाया उसे तुम भी खा रहे हो, तुम्हारा ड्राइवर भी खा रहा है, तो हंसो मत, ये धंधा ऐसे ही चलता है। उस आदमी में बहुत जिगरा था और बहुत जान थी। किसी ने उनसे कहा कि आप सूरज सिंह को अब तक दोस्त मानते हैं? उनका हाँ बिल्कुल, बाहुबली है, दबंग है, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मेरे दोस्त थे, आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तब भी मेरे दोस्त हैं। तो वो उस आदमी का भी मैं बड़ा आदर करता हूँ। नरसिंह राव जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिलते मिलते रह गया, जिसका मैं बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। वो बड़े बन्नो आदमी थे। और छोड़िए इन सब बातों को। सर एक अपने जो टीवी शोज भी कीजिए, राजा रानी, रसोई वाला, राज रसोई वाला, उस पे नहीं देखिए, उस पे सर वो टीवी का एक्सपीरियंस क्या है? जैसे एक तो आपने बुक लिखते हैं फूड पे, एक एक्सपीरियंस है। उस अनुभव से मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, मैं उसको श्रेय दूंगा। उसको करने वाले राघव खन्ना नाम के व्यक्ति थे, जो राधेश्याम कथावाचक के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। उनने बहुत काम उसमें किया। अक्षर पिल्ले हैं, जिनकी माताजी बड़ा अच्छा केरला का खाना बनाती हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उसमें जितने लोग मेरे साथ थे वो सब खाने के शौकीन थे। तो वो प्रोग्राम मेरा नहीं था, उन लोगों का ज़्यादा था। जहाँ तक मेरा अनुभव का सवाल है, मुझे टीवी का काम करने का अनुभव बहुत पहले का इस कारण है कि मेरा लड़का टीवी प्रोड्यूसर है और मैं टीवी के उस ज़माने के कार्यक्रम कर रहा हूँ जब टीवी ब्लैक एंड वाइट भारत में आया था। मैंने बहुत कम लोगों को ये बात याद है कि रमेश सिप्पी जी के साथ, मनोज श्याम जोशी जी के साथ जो उनकी बुनियाद थी, उसकी एपिसोड 27-28 लिखी थी। जो सबसे पहले हम लोग दूरदर्शन का धारावाहिक था, उसकी 156 एपिसोड मैंने मनोज श्याम जोशी जी के साथ की थी। तो मुझे लगता है कि मेरा टीवी में काम करने का अनुभव आज के टीवी प्राइवेट चैनल्स के बहुत पहले से था। मैंने इलेक्शन प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने नेशनल प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज खुद बनाई हैं, मैंने फिल्मों के लिए कुछ लिखा है, मैंने टेलीफिल्मों के लिए कुछ लिखा है। तो मेरे लिए ये अजूबा नहीं था। तो राज रसोई और अन्य कहानियाँ जब आया तो करने में मज़ा बहुत आया, मगर वो कार्यक्रम उसमें मुझे कोई बवाल नहीं था। जैसे आपका प्रोडक्शन आपकी टीम कर रही है तो मुझे क्या करना है? मुझे पता है कि ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है, ये इतना लेगा, आगे पीछे जाना है, हाथ पैर 2-4 बार मैं कर चुका हूँ, वो बाकी देख लेंगे। बाकी जैसा आपने कहा एडिटिंग में देख लेंगे। अब आजकल तो नॉन लीनियर एडिटिंग हो रही है, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उस ज़माने के लोग हैं जब लीनियर एडिटिंग होती थी, जब शूटिंग सिनेमा में 16 मिनट में होती थी और टेलीसिने कन्वर्टर में जाती थी। तो अब हम लोगों ने जिस ज़माने में, हम वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर है ना, तो हमने जो काम तब किया था वो हो रहा है, ये हमें बड़ा आसान लगता है। अब कोई कहता है कि ये कैमरा देख के बड़ा अजीब लगता है कि सोनी चाहिए अल्फा 7 चल रहा है, वो या आप सिर पे कर रहे हैं या कॉन्टेक्स पे कर रहे हैं या कैनन 6 पे हैं, या मुझे तो लग रहा है अगर मैं एप्पल प्रो पे कर रहा हूँ, मैंने एप्पल 15 प्रो पे BBC के लिए जामा मस्जिद की भीड़ में इसका प्रोग्राम करके टेलीकास्ट कर रखा है शॉर्ट वेव पे, तो मैं कैसे मान लूँ कि टिमम्मे की ज़रूरत है? मेरे लड़के का मेरा झगड़ा इसी पे होता है कि मेरे पास छोटा सोनी का VXR है, जिसमें मतलब होलोग्राम भी बनता है, जिसमें मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, जिसमें मैं रॉ में भी शूट कर सकता हूँ। तो वो इस फ़ोन से छोटा है, मैं उस पर काम क्यों ना करूँ? तो मैं मतलब अभी जो फूड पे शो आते हैं, कुकरी शो जो आते हैं कि मास्टर शेफ या बाकी चीजें, मास्टर शेफ तो जाल फरे बट्टा है। उनमें कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं। जो मेरे ख्याल में जो लोग अच्छे करते हैं कार्यक्रम, उनमें वो लेडी हैं जो मॉनसून चलाती हैं, दार्जिलिंग एक्सप्रेस नाम का रेस्टोरेंट चलाती है लंदन में, जिनकी किताब हाल में आई है मॉनसून, और वो नवाब छतारी की ग्रैंड डॉटर हैं, कलकत्ता में रहती हैं। वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम बनाती हैं। उनके प्रोग्राम राघव खन्ना ही बना रहे, जिन्होंने राज रसोई बनाई थी। शी इज़ वेरी वेरी गुड। दूसरे सज्जन जो बहुत अच्छा करते हैं वो साउथ इंडियन शेफ़ हैं, उनका नाम है राजेश। वो MBA हैं, वो जो TVS परिवार है उसके दामाद हैं, उनकी पत्नी एडवोकेट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं। वो हिंदी में प्रोग्राम तमिल खाने में बनाते हैं, जो मुझे, मेरी बड़ी इच्छा है कि कोई आदमी उत्तर भारत में तमिल में प्रोग्राम उत्तर भारतीय खाने के बारे में बनाए। वो 2 प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब आते हैं सर रैपिड फायर राउंड की तरफ, यहाँ से क्लोजअप करते हैं। आपकी नज़र में सबसे अंडररेटेड डिश बहुत अच्छी है पर उसकी इतनी बात नहीं होती। अब मैं कैसे कहूँ, सबसे अंडररेटेड डिश खिचड़ी थी, मगर प्रधानमंत्री ने तो उसका बाजा बैंड बाजा बारात बना दिया है। सबसे ओवररेटेड डिश जिसकी बातें बहुत करते हैं पर इतना दम नहीं है? शाही निहारी। शाही निहारी। योर पर्सनल फेवरेट, आपको जो खुद पसंद है? शामी कबाब। शामी कबाब।
इंडिया में खाने के लिए सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है? अब ये न पूछिए आप, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी सिटी में गई गुजरी उजड़ गई फिर भी दिल्ली है। स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड एनी डे। सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड किस शहर का? मुझे लगता है सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड शायद बनारस का है। अब सर मैं लास्ट में कुछ डिशेस के नाम ले रहा हूँ अलग अलग जगह की, आप बस ये बताना ये वास्तव में अच्छी है या हाइप ठीक है ज्यादा ठीक है? है, दिल्ली के छोले भटूरे, अच्छे हैं। दिल्ली के मोमोज, लानत भेजिए। मुंबई का वड़ा पाव, अच्छी जगह का अच्छा है। मुंबई की पाव भाजी, बेकार। बनारस का मलइयो जो आता है, हाँ अद्भुत। इंदौर की पोहा जलेबी, नहीं रहने दीजिए, पोहा मेरा फेवरेट है ही नहीं। जयपुर की दाल बाटी चूरमा, नहीं, जयपुर की दाल बाटी चूरमा ने भी मुझे कभी मुग्ध नहीं किया। कोटा की कचौरी। ये कचौड़ी तो आपने आज जो खिलाई उससे बेहतर कोटला में नहीं होती। हाँ चलो ठीक है, जयपुर की कचौरी भी जीत गया। साउथ का इडली डोसा। साउथ का इडली डोसा कहाँ का? मेरे ख्याल में मुझे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर के सामने एक विधवा बेचती थी, उतना बढ़िया इडली मैंने कभी जीवन में नहीं खाई है। ऐसा हर जगह होता है, कलकत्ता भी आ गया, मिष्टी दही रसगुल्ला कलकत्ता नहीं, का। मिष्टी दही भी मतलब अब बहुत जाली है। रसगुल्ला भी तो कलकत्ता का रसगुल्ला मुंह में डालने लायक नहीं है। कभी गोपाल जी का रसगुल्ला दिल्ली में आके खाइए, वो कभी बीकानेर वालों का रसगुल्ला खाइए। इतना बड़ा टेनिस की बॉल के बराबर रसगुल्ला होता है, टैक्स मिला के 65 रुपये का आजकल मिल रहा है। बहुत बढ़िया स्पंज होता है, बहुत बढ़िया चीनी होती है। उसका रहस्य वही है कि बनाने वाले कारीगर राजस्थानी हलवाई थे जिन्होंने बीकानेर में इसको परफेक्ट किया। बंगाली भद्र लोग तो हाथ से बना नहीं सकते थे, वो तो इसी झगड़े में मर गए कि हमने बनाया कि वो उड़िया ने बनाया कि उन्होंने बनाया। सर डन सर, तो इसी के साथ फूड पे बहुत सारी बातें। फूड तो आपको पता है सर अनंत है। कभी फिर ये अपने आप में मुझे लगता है 2 पॉडकास्ट हो गए, पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर कभी होगा तो आपको पार्ट 3 पार्ट 4 के लिए जरूर याद करेंगे। अभी रबड़ी आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू।